अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 72 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। कल क्विकली ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाई थी, कोई मसला है तो बताएं। इस सवाल में कोई मसला तो नहीं है, दोबारा इसको बनाने की जरूरत है, डिस्कस तो कर लेते हैं कम से कम। कल के सवाल में अकाउंटिंग पॉलिसी हमने चेंज की थी और एक प्रायर ईयर एरर भी पकड़ा था। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज क्या था कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक पहले फाइफो पे था, हमने उसको एफको पे चेंज कर लिया था। तो इस क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन मेथड को चेंज करने से स्टॉक की वैल्यू बदल जाती है, और स्टॉक की वैल्यू बदले तो प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कल हमने ये प्रूव किया था कि क्लोजिंग स्टॉक अगर चेंज हो तो प्रॉफिट भी चेंज हो जाता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, और क्लोजिंग स्टॉक, ये एंड तक नजर आ रहा है या इसको जूम इन करूं? नजर आ रहा है एंड? क्लोजिंग स्टॉक अगर कम करें तो प्रॉफिट कम होता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। और सिर्फ यही इम्पैक्ट जहन में रखना है, ओपनिंग स्टॉक को नहीं सोचना वो क्या है, वो ऑपोजिट है इसका। अब हमारे सवाल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक 2013 का डिक्रीज हुआ था 1.5 से। हमने कहा क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन तो डायरेक्ट है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट कम होता है। तो प्रॉफिट, अच्छा वैसे ना एंट्रीज भी कर सकते थे, लेकिन वो उलझने वाली बात थी। जैसे आपको समझाया हुआ है, स्टॉक का इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल पे पड़ता है, तो स्टॉक को देख लिया करो। क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो रहा है तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट। कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस डेबिट हुआ मतलब एक्सपेंस बढ़ा, तो एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम। तो लेकिन हमने क्या किया था, हमने इसको प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट के तौर पे ले लिया था, ठीक है। हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 13 कम होने से प्रॉफिट कम डायरेक्ट सोच लिया था। हालांकि कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री से भी ये कर सकते थे, लेकिन चूंकि एंट्रीज मांगी नहीं हुई थी तो वो एंट्रीज उलझाती हैं, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग बनेगा, अब ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री ऑपोजिट हो जाती है। तो एंट्रीज में उलझने की बजाय हमने एक आसान काम कर लिया था। हमसे जनरल एंट्रीज तो मांगी नहीं हुई थी, हमसे उसने कहा था स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बना दो, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 15 में खड़े होकर 14 और 15 की बनती है, जिसमें हमने 14 और 15 की गलती को 14 और 15 के प्रॉफिट्स में सही कर दिया था, और इससे पहले किसी साल की गलती थी तो वो ओपनिंग में की। तो जब चाहिए ही प्रॉफिट पे इम्पैक्ट था तो वही हमने निकाल ली। तो क्लोजिंग स्टॉक 13 का कम हुआ था 1.5 से, हमने कहा जी उसका असर पड़ेगा प्रॉफिट 13 से कम। अभी दूसरी चीज को नहीं सोचना कि ओपनिंग बनना है, पहले रूल 1, पहले रूल 2 अप्लाई कर रहे हैं, रूल 3 अभी नहीं अप्लाई कर रहे। रूल 2 क्या था? क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशन, कम हो तो प्रॉफिट कम होता है। 13 का क्लोजिंग स्टॉक 1.5 से कम हुआ था तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या आया, प्रॉफिट 1.5 से कम हो गया। 14 का क्लोजिंग स्टॉक 2.2 से बढ़ा था तो 14 का प्रॉफिट 2.2 से हमने बढ़ा दिया। 15 का क्लोजिंग स्टॉक 4 से कम हुआ था, डिक्रीज बाय 4, ठीक है। तो 15 के प्रॉफिट को हमने 4 से कम कर लिया। ये आसान है, ठीक हो गया। अब जो क्लोजिंग स्टॉक 1 साल का होता है, रूल 3, वो अगले साल का ओपनिंग बनता है, और क्लोजिंग वाला इंपैक्ट जो होता है प्रॉफिट पे, ओपनिंग का उसके ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी फिर कैलकुलेशन बन गई। 1.5 अगर 13 में नेगेटिव है, ये अगले साल जब ओपनिंग बनना है तो फिर अगले साल सेम अमाउंट डिफरेंट साइन के साथ लिख दी, फिर सेम अमाउंट डिफरेंट साइन के साथ लिख दी। ये सेम अमाउंट 16 में डिफरेंट साइन के साथ आनी थी, लेकिन 16 हमारे पास था नहीं, ठीक है। और 12 में डाटा नहीं है, या प्रॉबेबली बिजनेस ही नहीं होगा, अब डाटा नहीं है, वरना 12 का स्टॉक अगर होता तो वो भी 13 के अंदर आ रहा होता, ठीक है। अब इसका हमने अलग टोटल कर लिया था। उसकी वजह ये थी कि सवाल नंबर 3 जो था उसने चेंज इन पॉलिसी का नोट मांगा हुआ था। ये इंपैक्ट चेंज इन पॉलिसी का नहीं है, ये इंपैक्ट तो चेंज इन पॉलिसी प्लस प्रायर ईयर एरर करेक्शन का इंपैक्ट है प्रॉफिट पे, इसलिए एक अलग से सब टोटल किया। ये अगर गायब करके, ये अगर बीच में से गायब कर दें, ठीक है, और डायरेक्ट लिखें तो शायद नोट बनाते हुए मसले में पड़ जाएंगे कि ये जो प्रॉफिट के इंपैक्ट्स हैं ये तो टोटल हैं, जिसमें पॉलिसी चेंज का इंपैक्ट भी आ रहा है और प्रायर ईयर एरर का भी, इसलिए यहां पे एक सब टोटल मैंने करवा दिया था, ठीक है। और सही है। अच्छा, ये प्रॉफिट्स के इंपैक्ट निकल आए, ठीक है। हम 15 के साल में खड़े हैं, हमने 15 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है। 15 के साथ सवाल कहे ना कहे IAS 8 के अंदर कंपैरेटिव चॉइस, IAS 8 में ना हमने उसूल क्या बनाया हुआ है, इनकम स्टेटमेंट बनेगी 2 साल की, चेंजेस इन इक्विटी बनेगी 2 साल की, और बैलेंस शीट 3 साल की। ये करने के बाद
ये क्या हो रहा है बार बार, थोड़ा कम कर दें आवाज को हल्का सा, मेरी अपनी आवाज काफी है वैसे। जी हमने इनकम स्टेटमेंट, आवाज सही है, आवाज सही, हाइब्रिड वालों आवाज सही है। इनकम स्टेटमेंट हमने बनानी होती है, आइए सेट का टॉपिक है 2 साल की, सवाल कहे ना कहे, जिस साल में खड़े हैं उससे पिछला 1 साल कंपैरेटिव। चेंज इक्विटी बनानी होती है 2 साल की, जिस साल में खड़े हैं सवाल कहे ना कहे उससे पिछला 1 साल कंपैरेटिव। बैलेंस शीट 3 साल की बनानी होती है, सवाल कहे ना कहे कंपैरेटिव, जिस साल में खड़े हैं उससे पिछले 2 साल, एक के साथ 2 फ्री। ये रूल जहन में रखते हुए नोट की तरफ आते हैं। अब नोट में इनकम स्टेटमेंट 2 साल प्रेजेंट करते हैं, बैलेंस शीट 3 साल, लेकिन ये चेंज इन पॉलिसी के नोट में करते हैं। अगर प्रायर ईयर एरर की करेक्शन हो तो करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं करना, ये लिख कर काटा हुआ है ताकि आपको याद रहे, ये दोनों में फर्क था। बाकी बैलेंस शीट यहां पर इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट 1 साल की बनेगी, जो हमारा साल होगा जिसमें खड़े होंगे उससे पिछले साल की, और बैलेंस शीट 2 साल की, वो करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं करते। हाँ ये अलग बात है कि हमारे क्वेश्चन बैंक 1 में वंडर लिमिटेड में डाटा नहीं था कोई 13 का, वरना 13 को भी बनाते, मैंने इसलिए लिख कर डैश लगाई हुई है ताकि कॉन्सेप्ट खराब ना हो। बैलेंस शीट 3 साल की ही, इनकम 2 साल की ही, लेकिन पॉलिसी चेंज का नोट हो तो ये करंट ईयर भी आएगा, चेंज प्रायर ईयर करेक्शन हो, पर्चे में लिख के ना काटना, बस प्रेजेंट ही ना करना, टाइम बचाना। ठीक हो गया, क्योंकि हम ये कहते हैं कि पॉलिसी चेंज एक ऐसी चीज है कि स्टैंडर्ड कहता है करंट ईयर में भी उसके असरात बता दो जो पॉलिसी बदली है क्या है, लेकिन प्रायर ईयर एरर करेक्शन है, पिछले साल को तो सही करना मजबूरी थी, वो उसके पास पहुंचा हुआ है, ये साल तो भी हमारे पास है, तो उसको क्या बताएं हमने ये गलती की थी और सही की है, तो हजारों गलतियां हो जाती हैं साल के दौरान, क्या सारों का नोट बनाते हैं, तो करंट ईयर में एरर करेक्शन नोट हो तो करंट ईयर को प्रेजेंट नहीं करना। ठीक है, अब हमारे इस सवाल के अंदर पॉलिसी चेंज था या करंट ईयर की या प्रायर ईयर की करेक्शन थी, पॉलिसी चेंज था, पॉलिसी चेंज था। ठीक है, तो नोट तो बाद में बनाते ही हैं, करंट ईयर उसमें प्रेजेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ सॉरी करना है, अच्छा सुनो पहले सवाल पूरा कर ले। अब इसके ऊपर लेकर आते हैं इस इंपैक्ट को। इनकम स्टेटमेंट मांगी नहीं थी, ठीक है, इसलिए इनकम स्टेटमेंट हम नहीं, हालांकि बन सकती थी, गलत प्रॉफिट्स गिवन थे लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब जो प्रॉफिट पे इंपैक्ट है वो डायरेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स में हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, 15 के साल की गलती है, 15 के प्रॉफिट्स में सही करेंगे, 14 के साल की गलती है, 14 के प्रॉफिट में सही करेंगे, इससे पहले जितने मर्जी साल हो वो ओपनिंग, तो ओपनिंग हमने 2 बार लिखा था। ठीक है, अब 15 के साल का प्रॉफिट 6.2 से कम हुआ, 15 गलत प्रॉफिट, 21 गलत प्रॉफिट सवाल में गिवन था, 15 का प्रॉफिट 6.2 से कम हुआ, 14 का प्रॉफिट 18.7 से बढ़ गया, 13 का प्रॉफिट 1.5 से कम हुआ, प्रॉफिट कम हुआ तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो गई। अब ये 3-4 साल भी हो सकते थे, 3-4 अमाउंट्स भी हो सकती थी, सबको नेट करके एक ही फिगर यहां पर लिखते हैं। ठीक है, अब ये भी रीस्टेटेड, ये भी रीस्टेटेड और ये भी रीस्टेटेड हो गया। ठीक है, ये हमारा सवाल था क्वेश्चन बैंक 2। इसमें कोई मसला है तो पूछ लो, इसमें कोई मसला तो नहीं है। चल अब हम बनाते हैं इस सवाल का नोट। ठीक है, मोहानी मैन्युफैक्चरिंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, बताएंगे बेटा बातें बंद करके, 31 दिसंबर 15। नोट का कोई नंबर शंबर बताओ, 7 है जी आज। चेंज इन पॉलिसी, आजा भाई बैठ जाओ। अच्छा जी, चेंज इन पॉलिसी है, अपने अल्फाज में हम लिख सकते हैं सादा सी बात कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज चेंज इट्स वैल्यूएशन मेथड फ्रॉम 542 एफओ, लेकिन आप कहोगे जी खुद से लिखने लग गए, हम पर्चे में कैसे लिखेंगे, हालांकि बड़ी सिंपल बात होती है, तो कोई मसला नहीं है, पर्चे से ही उठा लें, सवाल से ही उठा लें इस बात को। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी हैज डिसाइडेड टू चेंज मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम 542 एफओ। अब जरा लंबी कहानी है, चले। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू चेंज द, बातें मत करो बेटा, वैल्यूएशन मेथड ऑफ रॉ मटेरियल, पूरा लिखना, फ्रॉम 542 टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, वेटेड एवरेज जो लिखा वही लिखना। ठीक है, नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ, अगली लाइन आपकी मर्जी की, आपने खुद लिखनी है, जो द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज on relevant line items of financial statements is as follows.
आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अब पॉलिसी चेंज का नोट है जी, तो करंट ईयर को भी प्रेजेंट करना है, यानी 15 का नोट है, 15 का नोट बना रहे हो तो 15 और 14 थोड़ा सा 31 दिसंबर 15 और 31 दिसंबर 14, सिर्फ 15 और 14 में लिख सकते थे। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, ये पता है ना, अभी एक और सवाल भी करेंगे आज फखर वाला, उसकी एडजस्टमेंट्स भी करवानी है, हो गया होगा आपसे घर पे। इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड ऑप्शन देता है फाइफो यूज कर लो या एफको। जब एक बार आप कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन जाती है, उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ता है। चेंज करने के सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, या तो स्टैंडर्ड बदल जाए या मैनेजमेंट वॉलंटैरिली करे। लेकिन मैनेजमेंट वॉलंटैरिली जो करती है उसकी सिर्फ एक ही वजह होनी चाहिए कि मैं एमसीक्यूज थ्योरी साथ साथ तैयार करा रहा होता हूँ आपको, हालांकि सवाल में इस बातों की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये बातें साथ साथ थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, फिर जब चैप्टर ओपन करेंगे तो सब कुछ ऐसे फटाफट पढ़ते जाओगे आपको कि हाँ ये बात पता है, इस तरह वाला मामला होना, ठीक है ना। तो ये बड़ी बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं कि वंस पॉलिसी सिलेक्ट हो गई तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होता है। चेंज करने की सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, दो ही सूरतों में ये पॉलिसी चेंज हो सकती है, या तो स्टैंडर्ड बदल जाए या मैनेजमेंट वॉलंटैरिली इसको चेंज करे। लेकिन मैनेजमेंट वॉलंटैरिली सिर्फ तब चेंज कर सकती है जब ये डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि ये ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी यूजर को चेंज करने से। इसके अलावा ये नहीं कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट कम करने के लिए कर रहे हैं, किसी और काम के लिए नहीं, बस प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी इसलिए चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात, अगर स्टैंडर्ड बदले तो रिट्रोस्पेक्टिवली आना है या प्रोस्पेक्टिवली आना है, ये स्टैंडर्ड खुद बताता है अपनी ट्रांजिशनल प्रोविजंस में, ठीक है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने वॉलंटैरिली चेंज किया पॉलिसी को तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर लाजमी है कि जहां तक मुमकिन है वापस जाना वहां तक वापस जाओ और पॉलिसी को अप्लाई करके लाओ। 50 साल पुरानी कंपनी है, 50 साल का डाटा अवेलेबल है, तो 50 साल को सही करके लाओ। यानी वो तो पता ही है आपको कि जो साल हमने बनाने हैं वही बनाने हैं। 2 साल की इनकम स्टेटमेंट, 2 साल की चेंज इक्विटी, 3 साल की बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो उससे पहले जितने भी साल हो आपको रिटेन अर्निंग्स को हिट कर देते हैं, ठीक है। तो जितना मुमकिन हो सके वापस जाना, वो जाना लाजमी है। पॉलिसी को जब से अप्लाइड है, 10 साल पहले बिजनेस शुरू किया था जी, तब से फाइफो लगा आया है, अब एफ को करना है तो स्टैंड कहता है चलो फिर 10 साल से चेंज करके लाओ। तो इतना आसान काम नहीं होता पॉलिसी बदलना, ठीक है ना। खैर, ये मैनेजमेंट ने वॉलंटैरिली चेंज किया, ठीक है। तो चेंज इन पॉलिसी है, ठीक है। तेरी थोड़ी थोड़ी तैयार कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, क्लोजिंग स्टॉक एक लाइन आइटम है इनकम स्टेटमेंट का या बैलेंस शीट का? जी, क्लोजिंग स्टॉक एक लाइन आइटम है। मेरा सवाल है इनकम स्टेटमेंट का या बैलेंस शीट का? बैलेंस शीट का। अब हम तो इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, तो इनकम स्टेटमेंट का लाइन आइटम तो स्टॉक है ही नहीं, इसलिए कोई एडजस्टमेंट इधर प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं करेगी। कॉस्ट स्टॉक जो है ना, स्टॉक वो चाहे क्लोजिंग हो चाहे ओपनिंग हो, अगर वो छिड़ जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल छिड़ जाती है, जिस वजह से प्रॉफिट छिड़ता है, ठीक है। और घर पे आपने कितने बच्चों ने ओपनिंग स्टॉक को भी ट्राई किया था, घर पे सब सेम रख के ओपनिंग बदला था, ठीक है, और नतीजा वही निकला था कि इनवर्स रिलेशन है। लेकिन इतनी बातें याद नहीं रखनी है, बात सिर्फ एक ही याद रखनी है, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट रिलेशन डायरेक्ट, इसके अलावा सब उलट, ठीक है। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, इसके चेंज होने से इंपैक्ट क्या चीज लेती है? कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये है बचपन वाली इनकम स्टेटमेंट जो आप बनाते थे, सेल प्लस कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड लेस परचेज रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक लेस कॉस्ट ऑफ सेल, फिर जीपी, फिर अदर इनकम में रेंटल इनकम है, ये डिविडेंड इनकम है, ये फला इनकम है, फिर लेस एक्सपेंसेस लिखे, वो जहान के एक्सपेंसेस लिखे होते थे और पूरे सफे पे इनकम स्टेटमेंट ही फैली होती थी, पूरी नहीं आ रही होती थी। ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है इनकम स्टेटमेंट बनाने का। जो आप FAR 2 में जाकर बनाएंगे, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिंटेड भी आप कहीं से डाउनलोड करेंगे ना, स्टेटमेंट वो वैसी बनी होगी, वैसी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट आपने अब बनानी है FAR 2। और वो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट जो है वो बनाने का तरीका बताता है हमने IAS 1, हमारा जो स्टैंडर्ड IAS 1 है वो हमें बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है। और इस स्टैंडर्ड में ये फॉर्मेट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लावा कंपनी, ठीक है। IAS 1 ये कहता है कि इनकम स्टेटमेंट के मुंह पर, फेस पर, आज ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, सही तो नहीं किया कहीं आपने? इनकम स्टेटमेंट के मुंह पर, फेस पर, ये ऑनलाइन वालों का तो मसला नहीं हो रहा, हाइब्रिड वालों प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ज्यादा? हाइब्रिड वालों जरा बंदा भेजें, जरा साकिब को बुलाएं, साकिब को भेजें, वो पता करके आए, सोए हुए हैं।
ये बता के भेजें जी ये इससे प्रॉब्लम हो रही है, जो खड़खड़ हो रही है सिर्फ इसी क्लास में हो रही है, हाइब्रिड में वॉइस का इशू तो नहीं आ रहा, कोई हाथ खड़ा करने इशू आ रहा है भाई, पॉज करें जरा इसको। अच्छा जी, तो मैं अर्ज कर रहा था प्लीज कि IS1 ये कहता है कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फेस पर ये लाइन आइटम्स के अलावा कोई लाइन आइटम नहीं आना चाहिए। यानी अगर आपकी कोई सेल रिटर्न है जिसको सेल में से लेस करना है, तो सेल के आगे नई लाइन आइटम नहीं बनानी, लेस सेल रिटर्न करना ही है तो नोट्स में जाकर आप ये वर्किंग करो। यहां पे एक फिगर सेल्स की नजर आए, कॉस्ट ऑफ सेल में आपके ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड लेस रिटर्न लेस क्लोजिंग स्टॉक करना है तो बेशक करें, बट फेस पे ये करने की इजाजत नहीं है, आप जाके नोट्स में करें। अदर इनकम जितनी मर्जी हैं, यहां पर एक फिगर नजर आए, उसके बाद जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ सेल है या एडमिन है या सेलिंग है या अदर है या फाइनेंस है या टैक्स एक्सपेंसेस के अलावा कोई अगला हेड हो नहीं सकता। ठीक है ना? इसका मतलब मैं यहां पे क्या बना रहा हूं, मैं यहां पे बना रहा हूं वो बता रहा हूं इफेक्ट उस चेंज का जो कि हमारी इनकम स्टेटमेंट के रेलेवेंट लाइन आइटम्स को हिट करे इनकम स्टेटमेंट के। अब इनकम स्टेटमेंट का लाइन आइटम हमारी इस एडजस्टमेंट में इनकम स्टेटमेंट का कौन सा लाइन आइटम हिट हो रहा है? सेल हिट हो रही है या एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस? नहीं, स्टॉक की जो भी एडजस्टमेंट होगी वो एडजस्टमेंट हिट करेगी कॉस्ट ऑफ सेल को। तो अगर हमने आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताना है और स्टॉक की एडजस्टमेंट है, तो वो स्टॉक की एडजस्टमेंट किसको हिट करेगी? कॉस्ट ऑफ सेल को। भाई आप सही चल रहा है, आप खड़े रहे, मैं तो कहता हूँ यहीं पे कुर्सी रख के दें इनको, बैठ जाएंगे ताकि ये सही चलता रहे, मुझे लग रहा है जी। पॉज कर जी। तो क्लोजिंग स्टॉक हो चाहे ओपनिंग स्टॉक हो, उसकी मूवमेंट किसे हिट करेगी? कॉस्ट ऑफ सेल को। तो हम लाइन आइटम्स आइडेंटिफाई कर रहे थे, ठीक है? तो ये हमारा सवाल है, पता चल गया स्टॉक की एडजस्टमेंट है तो हिट किसे करेगी? कॉस्ट ऑफ। ठीक है? अब बड़ा मसला पड़ जाए अगर आप इनको अलग अलग देखें, परेशान हो जाएंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक का, भाई यार आप लोग पीछे क्या देख रहे हैं भाई? क्या पीछे मुड़ के बैठ जाओ, मुंह पीछे कर लो से निकल जाओ। तुम्हें क्या है, मुंह पीछे करके बैठो, क्या जरूरत है? दो चलो ऐसे ही बैठना है, ठीक है? खबरदार आगे देखा तो उधर ही देखो तुम। अच्छा जी, पॉज करें यार, माजरत जी, पता नहीं कहाँ थे हम जी। मैं ये कह रहा था कि स्टॉक चाहे ओपनिंग चाहे क्लोजिंग हिट हो तो वो किसको हिट करेगा? प्रॉफिट को तो करता है, लेकिन हम देखें प्रॉफिट तो एक रिजल्ट था, लाइन आइटम कौन सा हिट हो रहा है? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन, कौन सा लाइन आइटम हिट हो रहा है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर मैं कह रहा था, अगर आपने अलग अलग इंपैक्ट सोचा तो बड़े परेशान हो जाएंगे। वैसे तो आपको पता है कि स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का, क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का रिलेशन इनवर्स हो जाता है। उसकी वजह क्या है? ये कॉस्ट ऑफ सेल, ये डिब्बा है, इसमें से माइनस होने वाली फिगर अगर कम करेंगे तो आंसर बढ़ना ही है, और आंसर इज कॉस्ट यानी एक्सपेंस, तो ये बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ रहा होता है, जो है वो कम हो रहा होता है। ठीक है ना? तो अब इस तरह अलग अलग सोचा तो फिर मारे गए। ठीक है ना? पहले क्लोजिंग को सोचें जी, क्लोजिंग 13 का कम हुआ है जिस वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है। अब 14 में जाएं तो पहले इस क्लोजिंग को ओपनिंग बना के उस पर सोचें जी, ओपनिंग जो है वो कम हुआ है, ओपनिंग के कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है। ठीक है? और क्लोजिंग जो है वो बढ़ गया। अब तो मैं ही घूम रहा हूं, इसलिए आसान तरीका क्या है, जो कर लिया है वो बेहतर कर लिया है। नेट में इंपैक्ट प्रॉफिट पे निकला पड़ा है कि नहीं निकला पड़ा? ठीक है? किधर गया प्रॉफिट? ये नेट में इंपैक्ट निकला पड़ा। ठीक है? अब ये नेट का जो इंपैक्ट है ये ओपनिंग क्लोजिंग मिलाकर निकला हुआ है ना। ठीक है? तो हमने तो कॉस्ट ऑफ सेल को ही हिट कराना है। तो सिंपल सी बात है, चाहे ओपनिंग है चाहे क्लोजिंग है, प्रॉफिट्स को उन्होंने कम किया है ना, तो ये स्टॉक की एडजस्टमेंट है। तो ये प्रॉफिट को कम करना किस वजह से हुआ होगा? कि इस चेंज से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी होगी। ठीक है? ओपनिंग है, क्लोजिंग है, बढ़ा है, कम हुआ है, कता नजर इससे टोटल बताओ 3.7 का इंक्रीज है। ये इंक्रीज किसका है? प्रॉफिट पर। प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट क्या है? इंक्रीज हुआ प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्यों इंक्रीज हुआ? क्लोजिंग स्टॉक है या ओपनिंग स्टॉक है, बढ़ा है या कम हुआ है, हमें इससे क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट का बढ़ना इस वजह से हुआ है कि स्टॉक की एडजस्टमेंट ने कॉस्ट ऑफ सेल को कम किया होगा। अब ओपनिंग है क्लोजिंग है ऐसे सोचेंगे तो फिर तो मारे जाएंगे। ठीक है? तो सिंपल 3.7 से प्रॉफिट बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? स्टॉक की एडजस्टमेंट है, उसने किससे हिट किया होगा? कॉस्ट ऑफ सेल को। तो प्रॉफिट बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई होगी? कम हुई होगी। आगे बढ़ो, प्लस है माइनस है, ओपनिंग है क्लोजिंग है, अलग अलग सोचा तो मारे जाओगे। ठीक है? सिंपल सी बात है, स्टॉक्स की मूवमेंट है, किसे हिट किया होगा इन्होंने? कॉस्ट ऑफ सेल को। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट क्या पड़ा है? 6.2 से प्रॉफिट कम हुआ है, प्रॉफिट कम हुआ है तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या हुई होगी? बड़ी होगी। बस इतना सा काम करना है, अलग अलग सोचोगे तो बिल्कुल ही मारे जाओगे।
ठीक है, तो इतनी चीजें इसीलिए कहता हूं याद में रखो। सिंपल क्या कहा हुआ है आपको, सिंपल कहा हुआ है, एक रूल याद करो, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट, ये कर लिया, उसके बाद ये ब्लू वाली फिगर्स इसी को देखकर लिख ली। दूसरा रूल हमने लिखा फिर कि क्लोजिंग स्टॉक एक पीरियड का दूसरे का ओपनिंग बनता है, तो सिंपल इस साइन को उल्टाकर फिगर सेम लिख दी और टोटल इंपैक्ट निकाल लिया, हो गया काम। ठीक है, अब नोट अगर मांग ले तो प्रॉफिट तो फरमाइशी प्रोग्राम है ही है, प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है, स्टॉक की चेंजेस की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल वाला लाइन आइटम खराब होता है, हिल जाता है स्टॉक्स की एडजस्टमेंट की वजह से, जिस वजह से प्रॉफिट हिल रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब नोट बनाएंगे तो कौन सा आइटम हिट हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स 13 में आए, वो तो है ही नहीं, शुक्र। 14 में आए, 14 में प्रॉफिट 3.7, इधर ये 18.7 ना उठा लेना, दिस इज नॉट अ चेंज इन पॉलिसी इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट, इसमें तो प्रायर एरर का भी इंपैक्ट आ गया, इसीलिए तो ये लाइन एक दरम्यान में ऐड की थी कि पॉलिसी चेंज सिर्फ यहां तक है। ठीक है, और सही है, समझ आ रही है बच्चों। तो 14 के साल का प्रॉफिट 3.7 से बढ़ा है। प्रॉफिट क्यों बढ़ा है, स्टॉक्स की मूवमेंट हुई है। स्टॉक्स की मूवमेंट किसे हिट करती है, कॉस्ट ऑफ सेल को। तो प्रॉफिट अगर बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट बढ़ा है तो कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस ना, प्रॉफिट अगर बढ़ा है तो ये एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई होगी, तो इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना जी 3. ठीक है, नेक्स्ट, अब वो उसूल अभी भी अपनी जगह पे है। इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो 13 में खड़े हो 13 को देखो, 14 में खड़े हो 14 को देखो, पिछले साल को नहीं देखना फिर। ठीक है, 15 में खड़े हो सिर्फ 15 को देखो। ओके जी, 15 के साल में प्रॉफिट 6.2 से कम हुआ। क्यों कम हुआ, स्टॉक्स की मूवमेंट है, किसे हिट करती है, किस लाइन है, कॉस्ट ऑफ सेल को। अब यूं सोचते हैं, प्रॉफिट 6.2 से कम हुआ है, वजह क्या रही होगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, जो भी हुआ उस वजह से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी, क्योंकि वो जो भी हुआ वो स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक ने कॉस्ट ऑफ सेल को हिट किया, तो प्रॉफिट कम होने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी होगी। इसका मतलब 15 में इंक्रीज है, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स 6.2। ठीक है जी, अब ये तो लाइन आइटम था जो हमने हिट करा दिया, और एक लाइन आइटम और फरमाइशी प्रोग्राम स्टैंडर्ड का प्रॉफिट पे, वो तो लाजिम बताना होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए फिर दोबारा एंट्रीज में, वर्किंग्स में नहीं जाना, जो आपने ऊपर लिख दिया ना अब इसी को यूज करना है। ठीक है, ओके। अब सिंपल 3.7 से कॉस्ट ऑफ सेल डिक्रीज हुई, यानी एक्सपेंस कम हुआ, तो एक्सपेंस कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट 3.7 से। ठीक है, और 15 में आए, अब प्रॉफिट लॉस किसी को देख रहे हैं, तो 6.2 से कॉस्ट ऑफ सेल यानी एक्सपेंस बढ़ा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाता है, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट 6.2। डन। नेक्स्ट, आइटम्स अफेक्टिंग SOFP। कितने साल की बैलेंस शीट होती है जी, 3 साल की, 3 साल की होती है भाई बैलेंस शीट। और नोट में भी चूंकि पॉलिसी चेंज का नोट है, तीनों साल प्रेजेंट करने हैं, करंट ईयर भी। ठीक है, जैसे इनकम स्टेटमेंट में करंट ईयर। अब ये कौन सा लाइन आइटम बैलेंस शीट का हिट हुआ है इस एडजस्टमेंट में, स्टॉक। ठीक है, पॉलिसी चेंज का नोट बना रहे हैं ना, वरना तो पीपीई भी हिट हुआ पड़ा है, 15 की डेबिट रिवर्स हुई है, तो ये इसकी एंट्री होती है पीपीई डेबिट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, लेकिन हमने वो एंट्री नहीं की है, ना बैलेंस शीट उसने मांगी है, ना पीपीई उसने दिया है, ना ही उसने एरर करेक्शन का नोट मांगा है। ठीक है, तो बस अपने काम से काम रखते हैं, पॉलिसी चेंज का नोट बना रहे हैं ना, तो पॉलिसी चेंज तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल और दूसरी तरफ स्टॉक की हिटिंग है। ठीक है ना, तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को ही स्टॉक कहते हैं, स्टॉक बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, आसान बात तो ये है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक होता है, तो स्टॉक सवाल से उठाओ, 13 का स्टॉक, 13 का स्टॉक ₹1.5 से कम हो गया, तो डिक्रीज इन स्टॉक, डिक्रीज इन, लो क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, तकलीफ हो रही है आप लोगों को, बोलो 1.5। हालांकि बैलेंस शीट में स्टॉक क्लोजिंग ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं होती। खैर चले, उसके बाद 14 में आए, 14 के साल में स्टॉक 2.2 से बढ़ गया, तो इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक 2.2 से। हाँ, यही मैं चाह रहा था कि नो सर की आवाज आए। आपका दिल क्या कह रहा है,
आपका दिल ये कह रहा है कि हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो एज ऑन चले ना, ऐसे करते हैं कि इतनी की जगह छोड़ के लिखते हैं ताकि इसको लिखा रहने दें, लेकिन नहीं, नीचे तो वो भी करनी है। चलो इसको बाद में काट दो जी। आपका दिल क्या चाह रहा था कि स्टॉक पिछले साल कम हुआ था, इस साल बढ़ा है तो नेट कर लें, ठीक है। मेरा जवाब है जी नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसकी वजह सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि परपेचुअल सिस्टम बना फॉलो कर रहा है। अगर परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहा होता तो ये इन्वेंट्री का लेजर बनाता वहानी, ठीक है। इन्वेंट्री के लेजर में ऐसे ही अज्यूम कर लूँ, फिगर अज्यूम करता हूँ जीरो था पहले, ठीक है। हमने कुछ क्रेडिटर्स के साथ परचेजेस की, इन्वेंट्री के अकाउंट में डेबिट होती हैं, कुछ कैश परचेजेस की, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई, और क्लोजिंग लेट्स से 100 स्टॉक, वैसे लिखा हुआ है 37, कितना क्लोजिंग स्टॉक 37, ठीक है ना। यही पुराना स्टॉक है ना, ओके। अब हम कहते नहीं जी नहीं, स्टॉक जो है वो ये नहीं है, ठीक है। स्टॉक ये नहीं है, इसमें से माइनस कर दें 1.5 को, और स्टॉक तो हमारा बनता है 35.5, ठीक है। वो तो हमने बता भी दिया, 13 का क्लोजिंग स्टॉक ₹1.5 से कम हुआ है, तो कम होकर तो वो ये बात हो गई। अब अगर तो ये परपेचुअल सिस्टम वाला बंदा होता तो इसने आगे फिर ओपनिंग स्टॉक लिखा होता 37 पुराने वाला, और फिर इसने कुछ डेबिट्स और कुछ क्रेडिट्स किए होते, और फिर इसका क्लोजिंग स्टॉक जो कि आ रहा है 42.3, तो ये उसका स्टॉक होता। हम क्या कहते हैं, नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। बल्कि 2014 का क्लोजिंग स्टॉक 2.2 से बढ़ गया है, ठीक है। तो हम इसको बढ़ा लेते प्लस 2.2, लेकिन मसला क्या आता, ये क्लोजिंग उधर ओपनिंग बनाना होता तो प्लस 1.5 होता, ठीक है। ऐसे ही ये काम आगे भी चलता, ऐसे ही मैं जरा कच्ची लस्सी की तरह बात को बढ़ा रहा हूं, हालांकि काम ऐसे ही चल जाता। उसने 42.3 से स्टार्ट किया हुआ है, ना के 44.5, ठीक है ना। तो फिर अगले साल भी ऐसे ही होता, कुछ डेबिट्स कुछ क्रेडिट्स और क्लोजिंग, जरा बताना उसने कितना लिखा, 58.4। हम कहते नहीं जी ये भी गलत है, बात समझ आई है, जैसे सिखाया था। लेकिन मसला ये है कि सवाल में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि परपेचुअल सिस्टम फॉलो हो। जब कहीं पे यह नहीं लिखा हुआ तो फिर नॉर्मल क्या होता है, जो हमेशा से चला आ रहा है, जो आपने सीखा था पीरियोडिक सिस्टम, और पीरियोडिक सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री का लेजर बनता ही नहीं है, ठीक है। इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनता, ठीक है। क्लोज, हाँ, परचेजेस रिकॉर्ड करते रहते हैं सारा साल, ठीक है। चीजें बेचते रहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं वो याद करो, की क्लास जिसके अंदर वो बोरी के अंदर चावल मिक्स किए थे। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, पीरियोडिक सिस्टम फिजिकली काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स पड़े हैं, ये यूनिट्स फाइफो के हिसाब से इतने, डन, 13 इज ओवर, ठीक है। 14 आया, ये क्लोजिंग सबसे पहले ओपनिंग बन गया। आपकी क्लास के बाद 1-2 बच्चे आए थे, एक बात बीच में और आ गई, वो बाद में करता हूँ, चलो अब, लेकिन ये 1-2 बच्चे और आए थे, याद कराना, ठीक है ना। वो सवाल आया था, सबसे शेयर कर दूं, ऑनलाइन वालों से भी। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, ये क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले 14 में ओपनिंग बन के बिकेगा, ये नॉर्म होती है कि क्लोजिंग स्टॉक ये नहीं कि 13 क्लोजिंग स्टॉक है, ये अगले 10 साल क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा, फिर क्लोजिंग बनेगा, फिर ओपनिंग, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बल्कि क्लोजिंग स्टॉक नॉर्म क्या है, सबसे पहले हम उसी को बेचते हैं, अगले साल ओपनिंग बनते हैं, फिर नई चीज जो परचेज करते हैं उसमें से फिर बेचते हैं। अब 14 में गए तो 14 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये यूनिट्स बिक चुके थे, फिर हम 14 के साल के एंड पे परचेज भी करते रहे, ओपनिंग भी बेच दिए, परचेज कर करके भी बेचते रहे, ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पे हम दोबारा फिजिकल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूनिट्स ही मेरे पास पड़े हैं फिजिकल काउंट, ये सिर्फ 14 का क्लोजिंग है, इसमें ओपनिंग का कोई अमल दखल, ये ओपनिंग से हम नहीं निकाल रहे, ये फिजिकल काउंट से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल काउंट करके फाइफो लगाया हुआ था, वो खत्म करके उन्होंने एवको लगा के दे दिया, ठीक है, तो सही है ना। तो इसलिए ये रीस्टार्ट वाला काम आपने नहीं करना, ठीक है ना, पीरियोडिक सिस्टम, ओके, और सही है, बात समझे हो। ऐसे ही 14 का साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बनेगा 15 में, सबसे पहले वो बिकेगा, फिर और यूनिट खरीदेंगे, उनमें से बहुत सारे बेचेंगे, और फिर ईयर एंड आएगा, अब ये 10-12 यूनिट बिक चुके हैं, अब वो 15 वाली यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यूनिट्स हो गए जी मेरे पास। फाइफो से ये बनता था, एफको से ये बना है, तो एफको वाला हमने लेना है तो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुके हैं ना, ड्राफ्ट वगैरह, ठीक है। तो फिर हमें ये काम इधर आपका दिल आगे भी करेगा, ये कि यहाँ पे लिखे -1.5 प्लस 2.2 माइनस 6 पॉइंट कितने, 4 -4,
ठीक है, तो ये काम हमने नहीं करना। अगर खुदा ना खास्ता वो यूं कह देता परपेचुअल सिस्टम यूज हो रहा है, तो फिर इन्वेंट्री का लेजर बनता जिसके क्लोजिंग को उसने अगले साल ओपनिंग बनाया होता, फिर हम ये काम करते, लेकिन अभी ये काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हो गया सवाल। फिर 15 के साल का क्लोजिंग स्टॉक 4 रुपए से क्या हुआ है, कम हुआ है। डिक्रीज वाला अब नया ना लिख लो, पहले लिखा हुआ, तो 4 रुपए से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 15 डिक्रीज हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चे आए थे, बच्चे लेकर साथ, लड़के लेकर आ गए थे, कहने लगे सर ये 13 का क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ, प्रॉफिट कम कर लिया, 14 में ये ओपनिंग बना, ठीक है, ये 15 में भी ओपनिंग बनना था, ये 16 में भी ओपनिंग बनना था। मैंने कहा गला लो सड़ा लो, स्टॉक बेचना मत, अल्लाह के बंदो। ऐसे होता है क्या? जो क्लोजिंग स्टॉक 13 का है, मैंने ये कहा पहली प्रायोरिटी क्या होती है, 14 में सबसे पहले इसको बेचें, फिर कुछ नए यूनिट्स खरीद के उनमें से बेचें, और रीसेंट वाले अपने स्टॉक में पड़े हो ना, आउटडेटेड थोड़े ही रखते हैं। तो ये नहीं कर लेना कि जो 13 का क्लोजिंग स्टॉक है उसका असर अगले सारे सालों पे ओपनिंग बना कर लो, नहीं, 13 का क्लोजिंग सिर्फ, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन पीरियड बिकम्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओनली वन नेक्स्ट पीरियड। जरा ये लिख लें, ओनली वन नेक्स्ट पीरियड, ये परेशान ना करे आपको ये बात, ठीक है, ओके, ये बात समझ आई है? तो ये कुछ बच्चों ने सवाल किया था, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। अच्छा जी, तो बैलेंस शीट के अंदर तो स्टॉक हमने लिख दिया, ये काम नहीं करना, जो नहीं करना वो तो मिटा दूं ना, जो नहीं करना, ओके। अब अगली चीज क्या है, फरमाइशी प्रोग्राम। मैंने आपको बताया हुआ फरमाइशी प्रोग्राम 2 हैं। इनकम स्टेटमेंट में स्टैंडर्ड का फरमाइशी प्रोग्राम क्या है, प्रॉफिट पे इंपैक्ट बताओ। हम करेंगे क्वेश्चन, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 चांद पेंट्स, उसमें आप देखोगे कोई 10-12 आइटम्स हिट होंगे, कोई सेल कमीशन हिट हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हिट हो गया जी, डेप्रिसिएशन हिट हो गई, फलाओ, तो 10-12 आइटम्स ऐसे नजर मार, बेशक देख लो, नजर मार के देखना, पास पेपर 2 चांद पेंट्स, जो 1 और 2 इकट्ठे कराने हैं मंडे वाले दिन इंशाल्लाह, क्योंकि ये दोनों में एक चीज कंपेयर करने वाली है, वो कॉन्ट्राडिक्शन बन जाती है अगर समझ ना आए तो, इकट्ठे कराऊंगा इसलिए जी। इधर देखो, ये देखो गड़बड़े, ये सारी गड़बड़े, कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये इतने सारे आइटम्स में जो है वो कोई गड़बड़े थी, तो उनको सही करेंगे। जब नोट बनाएंगे तो ये सारे आइटम्स लिखेंगे, ये वो लाइन आइटम्स हैं जो हिट होंगे। लेकिन ये सब करने के बाद स्टैंडर्ड का फरमाइशी प्रोग्राम एक ही है, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बैलेंस शीट में 2, 4, 5, 10 जितने आइटम्स भी हैं वो लाइन आइटम्स हमने बताने होते हैं नोट में, और एंड पे स्टैंडर्ड का फरमाइशी प्रोग्राम रिटेन्ड है। तो इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट लाजमी है, बैलेंस शीट के आइटम्स को दिखाते हुए रिटेन्ड अर्निंग्स लाजमी है, ये स्टैंडर्ड की फरमाइश के ऊपर, ठीक है। कहां हम मोहानी जी। तो अब ये फरमाइशी प्रोग्राम इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट, और अब फरमाइशी प्रोग्राम बैलेंस शीट का क्या है जी, रिटेन। अब आसान सवाल है, अच्छा लगता है आपको कि आप डायरेक्ट लिखें, लेकिन मैंने वो तरीका सिखाया है जो मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी चलेगा आपके साथ, ठीक है। लायबिलिटीज हो, एसेट्स हो, जितनी मर्जी हो जाए, वो क्या है, रीअरेंज किया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन को, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस। अब इक्विटी का जो चेंज है, क्योंकि सवाल ने कोई शेयर कैपिटल वगैरह कुछ और चेंज बताया नहीं होता, तो इक्विटी का चेंज वो रिटेन्ड अर्निंग्स का ही चेंज होता है, जो इनकम एक्सपेंसेस रिटेन्ड अर्निंग को हिट कर रहे होते हैं, तो हम वो इक्विटी वाली चीज को रिटेन्ड अर्निंग्स का इंपैक्ट कह रहे होते हैं, ये कर रहे थे, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके लिए भी आपने इधर नहीं जाना वर्किंग में, ये सामने लिखा हुआ है, स्टॉक 1.5 से डिक्रीज हुआ, वो एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी लिखूं, ऐसे लिख दिया करूं, इक्विटी इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, ऐसे लिख दिया करूं ना, इजाजत है ना, चलो। अच्छा, इक्विटी का मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स ही होगा, क्योंकि उसके अलावा कोई चेंज उसने इक्विटी की बताई नहीं होती। इनकम्स एक्सपेंसेस का इंपैक्ट होता है वो रिटेन्ड अर्निंग्स पे आ रहा होता है, बस इसलिए हम रिटेन्ड अर्निंग्स कह देते हैं, ये मैं बात कर रहा हूं आपसे बार-बार, ठीक है। अब जी बताइए, एसेट 1.5 रुपए से कम हुआ तो एसेट माइनस 1.5, और लायबिलिटी, अच्छा अगर लायबिलिटी कम हो रही होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लायबिलिटी बढ़, देख लेंगे। मतलब कहने का ये है कि लायबिलिटी का इंपैक्ट जब आएगा तो वो भी इसी इक्वेशन में पढ़ के नेट में आंसर जो निकलेगा वो आंसर रिटेन्ड अर्निंग का हुआ करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया जी, माइनस 1.5 है इक्विटी का चेंज, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स माइनस हुई हैं, कम हुई हैं। सवाल करेंगे भाई, वो जो बात मैं कह रहा हूं 2-3 आएंगे इंशाल्लाह, उसमें ना आए पास पेपर क्वेश्चन बैंक में तो टेस्ट तो है, ठीक है। तो डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स कितना, फखर लिमिटेड वाला सवाल भी आज मैंने डिस्कस किया, वो जो डिस्कशन थी उसकी एडजस्टमेंट थी, लेकिन वो आई के अपने इतनी आसान एडजस्टमेंट डाली हुई थी, तो मैंने सोचा टेस्ट के अंदर वो ना 3 साल में गेन ही आ रहा था, मैंने कहा ये तो मजा तो ना आया, एक साल में गेन आया, एक में लॉस आया, फिर एक में गेन आया है, अच्छा लगता है, टेस्ट में ऐसा करेंगे। नेक्स्ट 14 में जी
बताएं जी 14 में 2.2 अब इक्विटी इज इक्वल टू एसेट, ठीक है। अब देखो ये ना कहना कि यहां पे फिर नेट करें, ये नेट करना था या नहीं करना था ये पहले डिसाइड कर चुके हैं, वो बात काट चुके हुए हैं कि पिछले साल को नहीं देखना, ठीक है ना। अब जो है वो यहां पे, क्योंकि ये निकालते हुए वैसे भी हम नेट नहीं करते थे, जो ऊपर फिगर पड़ी होती थी एसेट लायबिलिटीज की उसी को लेकर आते हैं ना, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी हम तैयार कर चुके होते हैं, ठीक है ना। तो सिर्फ ये 2.2 से एसेट्स में क्या आया इंक्रीज, तो प्लस 2.2, और लायबिलिटीज कोई नहीं है 0, तो इक्विटी में प्लस 2.2 है, यानी इक्विटी यानी रिटेन्ड अर्निंग्स में 2.2 का क्या है। अब इंक्रीज अलग से लिख लेते हैं, इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स कितना जी 2.2, और आखिरी साल में 15 में इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हो गया 4 से, लायबिलिटी कोई नहीं है, तो लायबिलिटी में डिक्रीज है 4, ठीक है जी। नोट तैयार है जी आपका। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल का इंपैक्ट जरा ऐसे ही देख लेना जैसे करवाया है, वरना घूम जाओगे बिल्कुल बिल्कुल। कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। बच्चों, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे पागल खानों, क्वेश्चन बैंक 6 सरासिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड आज हमारा होमवर्क है, मैं डिस्कस करने लगा हूं अभी, ठीक है। लेकिन इन वन सिटिंग अगर आप ये सारे सवाल होमवर्क वाला सवाल करने के बाद कर लेना, कल संडे है, तो मैं कह सकता हूं कि 90% तक आपका ये टॉपिक तैयार होगा। तो कल संडे है, कल ये मौका है कि इसको एग्जाम लेवल पे ले आए। एक सिटिंग का मतलब एक सिटिंग, मोबाइल साइड पे रख के करें, 1.5 घंटे में सारे सवाल हो जाएंगे इंशाल्लाह, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। आपने खुद देख किए हुए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 1 एंट्री करनी है, 4 चीजें बनानी है, फटाफट बना लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो प्लीज आपने ये करना है, अगर पास होने का इरादा है तो ये टॉपिक एग्जाम लेवल पे लाने के लिए ये कल वाला संडे है, ना कि फरवरी। तो एक सीटिंग में ये सवाल करें, आसिफ इंजीनियरिंग डिस्कस करके भेजता हूँ, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये अलग होमवर्क है, यानी कि आज थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा है, पर उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये टॉपिक हम एग्जाम लेवल पे लाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा होमवर्क, यानी 2 घंटे का होमवर्क है, वीकेंड पे इतना बनता भी है, 2 घंटे लगाएं, ये टॉपिक तैयार, ठीक है, 90% तक तैयार। छोटी मोटी जो नोक पलक है वो मंडे को संभालेंगे, होपफुली ट्यूसडे को नया टॉपिक शुरू कर लेंगे। वो ईपीएस भी हो सकता है, वो कैश फ्लो भी, और अगर हाँ टर्म टेस्ट साथ साथ चलना ही है, वो देखें अब मेरे ख्याल में ईपीएस ही शुरू करेंगे, उसके साथ टर्म टेस्ट डिस्कस हो जाएगा। कैश फ्लो का सवाल तो पूरा 1.5 घंटा लगा ही रहता है बंदा, खासतौर पे शुरू में, ठीक है जी। बेटा वॉल्यूम 2 बस आ ही रहा होगा, दरवाजा खोलो जरा, देखना जरा आया। देखो देखो मैं आज पता करता हूँ, वैसे उन्होंने कहा था बेटा कि आज आ जाएगा, तो इंशाल्लाह मंडे का दिन तो वैसे ही हमारा लगना ही है इस पे, आइए सेट पे, ट्यूसडे का भी कुछ टाइम लग जाना है, तो आ जाएगा, आज होपफुली आ जाएगा, ठीक है। मैसेज मैं करवा दूंगा, बच्चे काफ़ी लाइब्रेरी में भी आते हैं, तो मुझे नहीं पता बेटा, अच्छा वो बेटा पब्लिशर लेता है ना, तो उसी को पता होगा, मैनू केड़ा पता, मैं किताब देता हूँ बस जी। क्वेश्चन बैंक 6 प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक 6 डिस्कस करते हैं, बाकी ये क्वेश्चन बैंक 6 पहले करना है, फिर वो 1 सिटिंग से आजाद हो जाएगा, क्योंकि उसी वक्त ही किया होगा, ठीक है। ये इकट्ठे सवाल करेंगे ना जब आप, खास तौर पे प्लीज यार प्लीज चुप, खास तौर पे क्वेश्चन बैंक 1 प्रैक्टिस सेट 1 ये करते ही आपका लेवल ही और हो जाएगा, एक ही सिटिंग में ये दोनों करने से आपको बिल्कुल कंपैरिजन सामने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हर सवाल को आपने 15 से 20 मिनट ये हद रखनी है, अच्छे बच्चे 15 मिनट में, मेरे जैसे 20 मिनट में कर लें, इससे लेट कोई नहीं, ठीक है ठीक है। हर सवाल 15 मिनट में करने की ट्राई करनी है, हो सकता है कोई मसला नहीं है, ठीक है, हो सकता है हो जाएगा, क्योंकि किए हुए सवाल है, ओके सही है। चल तो ईच इन 15 मिनट्स, ठीक है इंशाल्लाह। ये टॉपिक अब ना हमने अप्रोच ये रखनी है, जो टॉपिक ये ना आखिरी महीना तकरीबन शुरू होने वाला है जनवरी का, अभी है दिसंबर के अंदर कुछ दिन, लेकिन हमने अप्रोच यही रखनी है कि अब जो टॉपिक तैयार हो रहा है वो एग्जाम लेवल पे, IS 1 में चेयरमैन चनीकोटी के टॉपिक में कोई जान नहीं छोड़ी थी हमने, उसके क्वेश्चन बैंक के सारे सवाल कर दिए, पास पेपर 2 थे कर डाले, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो काम का था वो कर डाला, थ्योरी सारी पढ़ ली, टेस्ट में भी आ गया, MCQs भी कर डाले, वो एग्जाम लेवल पे हो गया, मेरी तरफ से तो हो गया, अब आप लोगों के टर्म टेस्ट में भी था।
तो अब से अप्रोच ही IS1 स्टेटमेंट इनइक्विटी के टॉपिक से अप्रोच ही यही चल रही है हमारी कि हम बिल्कुल एग्जाम लेवल पे हर टॉपिक करते जा रहे हैं, क्योंकि अब वो महीना चल रहा है जिसमें खत्म होना है, तो प्रेप लीव शुरू होनी है, तो ये पहले से तैयार होने चाहिए टॉपिक्स, ये जो आखिरी टॉपिक्स हैं। अब रह क्या गया, IS7 कैश फ्लो, NPO रेशियोज और छोटा सा फ्रेमवर्क का EPS शुरू कर लेते हैं अभी, ठीक है, वो तो इसी महीने के अंदर हो जाए। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई रश भी हमें नहीं, हम सुकून से ही कर रहे हैं अपना सिलेबस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे भी सुकून कर रहे हैं आप। आपको चाहिए कि आप तैयारी को बिल्कुल ऐसे कर लें कि अगर कल मंडे को अपने आपका IS8 का टेस्ट लेना है, आप यूं तैयारी करके कि वो उन्हें पास फेल FR1 को इसी पे कर देना है, आपने ऐसे समझ के ये सवाल करने हैं बैठ। तो 15 मिनट का टाइमर लगाएंगे तो उस टाइम में करने की आदत। 7 से 8 नंबर का ये सवाल आता है, ठीक है, जाहिर है रिक्वायरमेंट जरा कम होती है, तो उसके लिए मेरे ख्याल में 12 मिनट बहुत होते हैं, मैंने 15 मिनट का कहा। तो 20 मिनट वाले तो मेरे जैसे नालायक होंगे, बच्चे पास करने की नीयत जो रखते हैं वो 15 मिनट में हर सवाल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ओके। आसिफ इंजीनियरिंग की तरफ चलते हैं। एक अच्छा डिफरेंट सा सवाल है, ये जनरल एंट्रीज कर ली थी ना हमने, अच्छा नहीं तो हाँ वो डन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ना जी रिक्वायरमेंट्स कुछ फरमाइशी भी ऐड हो गई हैं। ओए हो कर लें ऐड, आप नहीं करना है, मैंने तो सिर्फ एंट्रीज करा के घर भेज देना है, आप नहीं करना है। जाहिर है आपको पता है वर्किंग हो जाए तो फिर प्रॉफिट मैं बनवाऊंगा तो सही। कल ये जो सवाल शुरू हो रहे हैं 10-10 मिनट क्लास में भी लगे ना तो इन सवालों को कंप्लीट कर लेंगे, पर आपने पहले किया उनमें। अब वर्किंग में कर जाऊं एंट्रीज वाली, तो इनकम स्टेटमेंट बनाना उससे कौन सी रॉकेट साइंस है, उस पर रीस्टेटमेंट किस साल में लिखना हमें पता है, फिर बैलेंस शीट बनाना कौन सा मसला है, चेंज इक्विटी बनाना क्या इशू है, नोट असल चीज वही है जो करने लगा, ठीक है। लेकिन मेरा दिल तो यह है तस्वीर बनाना, रजिस्टर पे नोट ना करना। उसकी वजह यह कि घर जाके इसको फ्रेश माइंड से करना, कहीं फंस जाओ तो फिर तस्वीर खोल के देखना। लेकिन मेरा तो वही मसला है 15 मिनट पूरे लगाने के बाद फिर देखना जी क्या चांद चढ़ाया, हालांकि मैं डिस्कस भी कर रहा हूं, बिल्कुल ब्लाइंड नहीं हो गया आप, ठीक है। ले जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज, ये जरा अपना सवाल तो सामने हो, हमारा सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है ये, ठीक। Following information has been taken from the financial statements of Sir Asif Engineering Limited for the year 31 दिसंबर 15। रिक्वायरमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ 31 दिसंबर 15 की, 31 दिसंबर 15 की चेंज इन इक्विटी बनाओ, कंप्रीहेंसिव इनकम बनाओ, ठीक है जी। इग्नोर टैक्सेशन, अच्छा जी बड़ी मेहरबानी। तो बस 15 करेंगे, कंपैरेटिव तो नहीं बनाते सर, उसने लिखा हुआ है इसलिए बनाएंगे, ये ना भी लिखे तो IS8 का उसूल मैंने आपको बताया हुआ है। इनकम स्टेटमेंट मांगेगा तो जिस साल में खड़े हो वो और उससे पिछला एक कंपैरेटिव, चेंज इक्विटी मांगेगा तो जिस साल में खड़े हो वो और उससे पिछला एक कंपैरेटिव, बैलेंस शीट मांगेगा तो जिस साल में खड़े हो उससे पिछले 2 साल कंपैरेटिव। ये हमने IS8 से पूछ के रूल बना लिया है। IS8 अप्लाई कब होगा ये सवाल को देख के पता लगा करेगा आपको इंशाल्लाह। सवाल में अगर आप 15 में खड़े हो और 14 का एरर अब पता लगा है तो क्या प्रायर एरर अप्लाई होगा IS8। 15 में खड़े हो, चेंज इन पॉलिसी की और चला आ रहा है वो मामला 12-13 से, तो ये चेंज इन पॉलिसी है, IS8 लगेगा, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। इवन चेंज इन एस्टीमेट आ गया है, रिट्रोस्पेक्टिवली तो नहीं जाना लेकिन है ये भी IS8 की एप्लीकेशन, वो हमने देख ली थी, वो सिर्फ करंट ईयर पे इंपैक्ट आया था उसको, ठीक है। तो सवाल देख के पता लगा करेगा आपको, ओके। अच्छा, इतनी को प्रैक्टिस कर डालनी है इसकी। ये सारे पास पेपर को क्वेश्चन बैंक में क्या रह गया, चौथा क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, एक आधा और है जो मैं आपके होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, कोई काम का हुआ तो। नहीं, काम के इतने हैं ही नहीं। पास पेपर 4-5 है, 5वां तो मैंने कहा अभी EPS के बाद करना है ना, वैसे तो हाफ पार्ट हो सकता है, वो देख लेंगे, हो सकता है मैं एक पार्ट करवा दूं, उसमें चेन इक्विटी उसमें मांगी हुई है, लेकिन EPS का टॉपिक जो है वो पढ़ने के बाद वो पूरा सवाल हो सकता है, उसने दोनों इकट्ठे किए हुए थे, ठीक है। तो 4 पास पेपर तो हमने इंशाल्लाह मंडे तक कर लेने हैं, ट्यूसडे का दिन थोड़ा बहुत लगे, शायद ना भी लगे, बहरहाल ट्यूसडे नहीं तो मैक्सिमम लेट वेडनेसडे तक हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। पर इसकी तरफ से तसल्ली होनी चाहिए, मेरे ख्याल में तसल्ली है। सवाल के अंदर पास पेपर आपने पहले किया, पास पेपर करने से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, बस उसको टाइम बाउंड किया करो। मैं बार बार खपता हूं, पर्चे में टाइम प्रेशर को हैंडल करना आपको जिंदगी में पहली बार ये करना हो तो नहीं आएगा, इसकी प्रैक्टिस रोज करो। होमवर्क में सवाल दिए, रोज करके उसको मार्क्स इंटू 1.8 करके सवाल करो, बल्कि मैंने तो बता दिया 15 मिनट में करो। तो सामने वॉच पड़ी हो, लगी हो, देख रहे हो उसको, मोबाइल साइड पे हो, ताकि ये प्रैक्टिस रोज प्रेशर वाली आपके ऊपर होती रहे। फिर टेस्ट, क्लास टेस्ट आता है वीकली, फिर मॉक आता है, टर्म टेस्ट जैसे गुजरा, तो फिर ICAP तक जाते जाते आप तैयार होते हो उसके लिए। ये नहीं होगा कि पहली बार ICAP के पर्चे में जाके आप सारा कुछ टाइम पे कर लोगे, और फिर वो मसला यही होता है कि फिर पता ही लग रहा होता है कि हाथ पांव फूले होते हैं, शुरू कैसे करें, लेट हो रहे हैं, फिर पेपर फेल हो रहा होता है। तो प्रैक्टिस घर पे रोज इसकी हो, होमवर्क वाला सवाल रोज टाइम बाउंड हो, ऐसे जैसे पर्चे के अंदर सॉल्व कर रहे हो। नहीं करोगे तो फिर लग गई तो रोजी, ना लगी तो रोजा।
फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या जी, 15 ड्राफ्ट है, 14 और 13 ये ऑडिटेड होंगे, ये ऑडिटेड होंगे ना जी, ऑडिटेड और ऑडिटेड लिखने की जरूरत नहीं ना होती। 15 में खड़े हैं तो 14 और 13 तो यूजर के पास गया पड़े, ऑडिटेड ही होता है, ठीक है ओके। अब ये शुक्र है 15 में खड़े हैं और 14 और 13 का डाटा गिवन है, 3 में खड़े थे, 3, 2 और 1 गिवन था, 15 में खड़े हैं, 15, 14 और 13 गिवन है, ठीक है। यानी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी तीनों साल बैलेंस शीट का आइटम है। स्टोर एंड स्पेयर्स, ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्या है, ये भी जी स्टॉक होता है, ये भी स्टॉक ही होता है। जो चीजें बेचने के लिए खरीदते हैं वो भी हमारा स्टॉक होता है, लेकिन उसको हम स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं, बेचने के लिए पड़ा है। और जो स्टोर के आइटम्स होते हैं, मिसाल के तौर पे हमने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, उस फैक्ट्री में बड़े बड़े प्लांट मशीनरियां लगी हुई हैं, उन प्लांट मशीनरियों का नट बोल्ट खराब हो तो मशीन बंद करके बाजार से लेने नहीं चले जाते, अपनी स्टोर की इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं। सारे नट बोल्ट बेल्ट छोटी मोटी मोटरें इस तरह की चीजें जो रूटीन में इस्तेमाल होने वाली होती हैं वो हमारे पास पड़ी होती हैं इन्वेंट्री में। बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉलेज वालों के पास स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा होता है, बिल्कुल 100% वैसे ही फैक्ट्री वाले जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती हैं उनके पास स्टोर की इन्वेंट्री पड़ी होती है। जैसे कॉलेज वालों अक्यूल पढ़ाया था, कॉलेज वालों ने स्टार्ट ऑफ द ईयर बिजनेस स्टार्ट किया मिसाल के तौर पे, और इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी परचेज की 10,000 की, ईयर एंड के ऊपर आके देखा इन्होंने 2,000 की अभी भी पड़ी हुई है, तो वो 2,000 क्या बनाया था हमने, एसेट, क्लोजिंग स्टॉक ही था ना, एसेट बनाया था। और जो 8,000 था उसको क्या कहा था, ये एक्सपेंस हो गया, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, ठीक है। बिल्कुल 100% वैसे ही कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होती है उसके पास स्टोर के आइटम्स होते हैं। स्टोर का आइटम पड़े थे मिसाल के तौर पे स्टार्ट में 10 रुपए के, इस साल में हमने स्टोर के आइटम्स खरीदे 150 रुपए के, तो हमारे पास टोटल हो गए 160। क्लोजिंग डेट पर जाकर देखा 30 के अभी भी पड़े हैं, तो इसका मतलब 130 रुपए के कंज्यूम हो गए स्टोर आइटम। बिल्कुल 100% ऐसे कोई नई चीजें, ठीक है। तो स्टोर एंड स्पेयर्स क्या है, ये भी स्टॉक ही होता है, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक बेचने वाली गुड्स का नहीं है, ये स्टॉक है स्टोर आइटम्स का जो हमने रखे हुए हैं फॉर कंजम्पशन, फॉर यूज इन आवर बिजनेस, ठीक है ओके सही है। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 31 दिसंबर की, शुक्र है 15 में खड़े हैं तो 15 और 14 का साल चेंज इन इक्विटी बनानी है। रिक्वायरमेंट पढ़ो ना, रिक्वायरमेंट में सब कुछ है, ठीक है। तो चेंज इन इक्विटी 2 साल की बनानी है, 14 की और 15 की, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट उसका होना है 31 दिसंबर, ये देखो ना 31 दिसंबर 13 का क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, जो यकम जनवरी 14 का ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स बनेगा। तो ये वो फिगर है जो कल हमने निकाली थी और जो परसों भी हमने निकाली थी, हाँ दोनों ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना। तो ये मिसिंग फिगर अगर हो, स्टार्टिंग पॉइंट है तो निकालनी पड़ती है, लेकिन आसिफ ने ये बता दिया, ठीक है। इन द अबव, अब यहां से गेम ऑन हो रही है, एक नई नकोर चीज है। दिल तो कर रहा था कि आपको ही दे दूं ये पेपर की तरह, लेकिन फिर मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। इन द अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स AEL हैज रिकॉग्नाइज्ड यानी रिकॉर्डेड कंजम्पशन ऑफ स्टोर स्पेयर्स एज एक्सपेंस। मैंने ना ये स्टोर का लेजर सा बनाया था, ठीक है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। बिल्कुल मैंने कहा वैसे आपने सोचना है जैसे स्टेशनरी, ठीक है सही है ना, स्टेशनरी भी ऐसे ही है। अब मैं अज्यूम करता हूं कि 13 में बिजनेस शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है, तो हमारे पास कोई स्टोर के आइटम्स नहीं पड़े थे, ठीक है। फिर हमने कुछ क्रेडिट पर खरीदे, कुछ कैश पर खरीदे स्टोर आइटम्स, ठीक है सही है। और मिसाल ये बल्कि कर ही लेते हैं, को फिगर अज्यूम करो, हमने 150 रुपए के उधार पे स्टोर्स खरीदे, स्टोर के आइटम्स, और कुछ 75 रुपए के कैश में खरीदे, ठीक है। अब अज्यूम कर रहा हूं अब ये फिगर सारी, ठीक है ना, अज्यूम कर रहा हूं। मिसाल के तौर पे हमने जाके डेट, क्लोजिंग डेट पर देखा हमारे क्लोजिंग में स्पेयर्स पड़े थे 25 रुपए के, तो इसका मतलब बोलो 200 रुपए का स्टोर्स का जो स्टॉक था वो किधर गया, कंज्यूम हो गया, इस्तेमाल हो गया, एक्सपेंस आउट हो गया, ठीक है। यानी कि ये 200 क्या है, ये एक्सपेंस है, ठीक है, ये क्या है एक्सपेंस, यानी कंज्यूम्ड, ओके। अब ये इनकी पॉलिसी रही है कि स्टोर आइटम्स सारे के सारे जो हैं ये इनको कंज्यूम्ड में डालते हैं सीधा, बस, ठीक है ना। जो स्टोर आइटम हो गए कंज्यूम, वो एक्सपेंस कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। अब ये इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पढ़ें जरा क्या कहते हैं जी, आगे क्या कह रहे हैं जी। अभी तक तो क्या कर रहे थे, एक्सपेंसिंग आउट, ठीक है। AEL रिकॉर्डेड कंजम्पशन एज एक्सपेंस, रिकॉर्डेड
कंजम्पशन एज एक्सपेंस, ये करते आ रहे थे, ठीक है। इन अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी ये हो चुका हुआ है, इन अबव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, यानी 13, 14, 15 ये हुआ पड़ा है। वैसे भी आइए स्टेटमेंट में मैंने आपको कहा असम्पशन ये लेने की करंट ईयर भी गलत है, उसको भी सही करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बन चुकी होती है तो सारा कुछ तो हो चुका होता है। ओके, अच्छा, अब AEL has now decided to change its above policy and classify consumption of spares having useful life of more than 1 year as capital stores under PPE। वो कह रहे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे हमारी कोई प्लांट के ऊपर बड़ी बड़ी मोटरें भी लगती हैं जो 3, 4 साल 5 साल चलती हैं, इनको भी एक्सपेंस कर रहे हैं, मुनासिब तो नहीं है। तो मेरे ख्याल उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हमारे ख्याल में जिन स्टोर आइटम्स की लाइफ एक नट बोल्ट टाइप चीज नहीं है, कोई कन्वेयर को बेल्ट शेल्ट टाइप चीज नहीं है कि जो हर महीने बाद टूटी होती है, हर महीने बाद स्क्रू खराब हुए होते हैं, बल्कि एक ऐसी चीज है स्टोर की जो मोर देन 1 ईयर लाइफ रखती है। मैंने मिसाल दी कि हमारे पास मोटरें पड़ी हुई हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में फिट हो सकती हैं। अब जाहिर सी बात है मैन्युफैक्चरिंग चल रही है और रुकनी तो नहीं होती, तो मोटरें 2-3 रखी होती हैं हमने, अगर कोई मोटर खराब हो गई तो वो फटाफट वहीं पर रिप्लेस करेंगे, काम ज्यादा रुके ना, बाजार से लेने तो नहीं जाते, ठीक है। तो वो मोटर की नेचर ऐसी है कि वो 4-5 साल तक शायद चल जाती है, चुप करके बैठ, ठीक है, 4-5 साल तक वो चल जाती है। तो इन्होंने कहा कि जो आइटम स्टोर के हम यूज करेंगे लेकिन उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी तो उन्हें अब क्या करेंगे, हम कैपिटलाइज करेंगे। अब ये डाटा आपको नहीं पता, ये सवाल बताएगा, ठीक है। अब सवाल ने क्या बताया, सवाल कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू कैपिटल स्पेयर्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। थे कौन से स्पेयर्स, कैपिटल, यानी के इनकी एंट्री करना चाह रहे थे हम, मतलब अब करना चाह रहे हैं पीपीई डेबिट स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश डेबिट हो चुका, क्रेडिट हो चुका हुआ है, पीपीई डेबिट स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट, ठीक है। कितने से, पार्ट्स इश्यूड ड्यूरिंग द ईयर, ये 55 मिलियन की एंट्री हम चाह रहे हैं अब ये हो जाए, ठीक है। जबकि ये तो कंज्यूम्ड हम ले रहे थे आज तक, यानी इसकी एंट्री आज तक हम क्या करते आ रहे थे, एक्सपेंस डेबिट स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट, ठीक है जी। 55 से कहानी समझ आई। ये एंट्री है, ठीक है, ये एंट्री है हमें अब रिक्वायर्ड, हम चाह रहे हैं कि ये एंट्री कर दें हम, ये होनी चाहिए थी लेकिन हुई पड़ी है ये वाली। समझ आती है बात। हाँ, ओरिजिनल रॉन्ग लिख लेते हैं, हालांकि ये गलती बेसिकली होती नहीं है, ये बेसिकली यूं, असल में ये यूं होता है, ओल्ड पॉलिसी ये थी तो अब चूंकि चेंज करनी है तो ये रॉन्ग कह देते हैं, न्यू पॉलिसी ये है, यानी अब ये करना चाह रहे हैं तो हम अपनी चूंकि आदत है ना हमें करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक की, तो हम इसको ओरिजिनल कह लेते हैं, ठीक है ना। ये इस तरह से काम चलाते हैं हम। ये बात समझ आई। अब यहीं पर रुक कर मुझे बताओ, जब करेक्टिंग एंट्री करोगे, रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे, क्या करोगे, पीपी डेबिट होना था नहीं हुआ कर लें, स्टोर्स क्रेडिट होने थे हो गए, कुछ ना करें, जबकि एक्सपेंस गलत डेबिट हुआ, सही करने के लिए क्रेडिट करें। तो मेरा सबसे अहम सवाल, आज का सबसे अहम सवाल, इस सवाल में सबसे अहम सवाल ये, स्टोर्स का ये जो क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है 70 लिखो यार, यहां पर 70 लिखो यहां पर, और ये कितना आता है फिर बैलेंसिंग, ये बताओ 150। अच्छा जी, ये जो 70 रुपए का स्टोर्स का क्लोजिंग बैलेंस सवाल ने बताया, भाई मैंने क्लोजिंग कहां से उठाया, बाकी तो मैंने ओपनिंग भी अज्यूम किया, डेबिट्स भी अज्यूम ही करने थे ना, क्लोजिंग सवाल ने बताया था, ये एक्सपेंस मैंने बैलेंसिंग निकाल लिया, ठीक है। ये बाकी सारी फिगर्स हैं अज्यूम्ड, ओके, अज्यूम्ड है, पता है आपको, लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब मेरा सवाल, हमने 155 का 155 कहां फेंका हुआ था पहले, लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, नहीं भाई नहीं, इसमें से माशाल्लाह 55 ही आया, इसमें से 55 जो है वो कहां जाना चाहिए, पीपीई में, जबकि बाकी का 100 कहां जाता रहे बेशक, जहां पहले जा रहा था एक्सपेंस में। अब ये दोनों मिलके तो वही 155 बन रहा है, ठीक है। और अगली बात मुझे बताओ, क्लोजिंग की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। अब भाई सोना नहीं है, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, समझ आ रही, मैं इतना है, मैं जाग रहा हूं, मैं इधर देखो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप लोग। मुझे बताएं कि हम कह रहे हैं कि पहले ये करते थे सारा 155 एक्सपेंस में डालते थे, अब हम 100 एक्सपेंस में रहने देते हैं लेकिन 55 को एक्सपेंस से निकालते हैं और एसिड बना रहे हैं। मुझे बताओ क्लोजिंग के ऊपर क्या असर पड़ा।
क्लोजिंग बैलेंसिंग भी निकल सकता है अगर आपको 155 की फिगर गिवन हो, उसमें कोई चेंज नहीं है, ना बढ़ना है ना कम होना है। इसलिए कह रहा हूं कि जब आप घर पे बैलेंस शीट बनाओगे ना बच्चों, तो बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक के ऊपर जब इंपैक्ट लेने की बारी आएगी, तो स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स पे जब बारी आएगी इंपैक्ट लेने की, इधर देख ले भाई, तो आपने इसमें कोई चेंज नहीं बताना, क्योंकि इनमें कोई चेंज हुआ ही नहीं, क्लोजिंग कोई नहीं चेंज हुआ, क्लोजिंग चेंज नहीं होना। ठीक है, चलो अब सवाल की तरफ आते हैं जी। तो ओरिजिनल रॉन्ग इस तरह से लिख लेंगे हम पर्चे में, ऐसे थोड़ी करेंगे कि वो सारी हम ही छोटा छोटा लिखेंगे ओरिजिनल जी। हम चाह रहे हैं कि पीपीई डेबिट होकर ना स्टोर्स क्रेडिट हो, ठीक है, लेकिन पुरानी पॉलिसी के हिसाब से जो अब हम गलत समझ रहे हैं, जिसको क्या हुआ पड़ा है, एक्सपेंस डेबिट स्टोर्स क्रेडिट, अब ये पर्चे में आप ऐसे कर रहे होंगे ना, ठीक है। तो इसलिए अब हम चाह रहे हैं कि पीपीई डेबिट होकर एक्सपेंस क्रेडिट हो जाए, ठीक है, कितने से, 55। अब ये किस साल की बात है बच्चों, ये 2013 की बात है, तो लिखो यहां पे 2013। लेकिन जैसे ही आप ये एंट्री करोगे दरवाजे पे दस्तक होगी, आप दरवाजा खोलोगे तो बाहर डेप्रीसिएशन खड़ी होगी, वो कहेगी सुने आपका पीपीई हिट हुआ है, तो मैं भी ना मानूं फिर हैं। अगर आपके यहाँ पीपीई आए हैं तो हम भी आए हैं, ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, हालांकि दुश्मन है, डेप्रीसिएशन ये कमी है एसेट की, ठीक है, चलो दुश्मन भी आ गया, ठीक है। तो पीपीई डेबिट मतलब बढ़ा, पीपीई बढ़ा, बढ़ने से डेप्रीसिएशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन बढ़ाने की एंट्री है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, ठीक है। अब 55 की कॉस्ट है, यानी जो हमने एसेट बनाया है, इसको लाइफ पे डिवाइड कर दें। उन्होंने लिखा हुआ था, इधर देखो, डेप्रीसिएशन ऑन दीज पार्ट्स इज टू बी चार्ज यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो रेजुअल वैल्यू गिवन नहीं है, लाइफ गिवन है इस पार्ट की 5 साल, तो डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स। और क्योंकि सवाल ने कुछ नहीं बताया तो अज्यूम करेंगे साल का पहला दिन और पूरा साल डेप्रीशिएट कर देंगे 11। अच्छा अब इधर देखो, ये ना बच्चों, ये डेप्रीसिएशन है, डेप्रीसिएशन ये अब चलेगी, ये तो फिर हर साल में ही असर है, ठीक है। तो इसका मतलब डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट, ये होता चला गया। क्या ख्याल है, समझ आती है, सिंपल, चलिए यहां तक को मसला। नेक्स्ट, अगले साल में भी ऐसा ही है, ये तीनों साल का उन्होंने बताया हुआ है, वो कैपिटल स्पेयर्स हैं जो कंज्यूम्ड ड्यूरिंग पास्ट 3 इयर्स थे। तो अगला है 39, यानी 2014 के लिए फिर ये एंट्री होगी, अब ग्रीन, पीपीई डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। वैसे तो 55 की दोबारा एंट्री नहीं हो रही, लेकिन हर साल में कुछ स्पेयर्स एक्सपेंस आउट होते रहे ना। अब पॉलिसी चेंज की तो उन्होंने रिकॉर्ड निकाल लिया, फिगर्स बता दी, अब हम उन फिगर्स में से एंट्री कर रहे हैं कि जी ये एसेट बनाना था, एक्सपेंस नहीं बनाना था, सबको जगा दें। तो पीपीई डेबिट 39 से और एक्सपेंस क्रेडिट, ठीक है। अब जैसे ही ये आए डेप्रीसिएशन भी आई जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट। अब इसकी डेप्रीसिएशन जो है वो 39 डिवाइडेड बाय 4 ईयर, 3 ईयर्स है बेटा, 4 देख तो लो सवाल में, 3 है, 3 ईयर्स जी, बोले 13। और ये डेप्रीसिएशन भी चलेगी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट 13 से 4। चुप, बोलना मत, आवाज मिस हो रही है कंटिन्यूसली, अदनान सब सेट करेंगे आप लोगों को आगे, मुझे क्या। अच्छा जी, अब तीसरा साल भी है, तीसरे साल में 44 एंट्री सेम होगी, 44 से पीपीई डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट 44, और अगली अगली बार डेप्रीसिएशन, तो 4 आ ही गया भाई, डेप्रीसिएशन एसेट बढ़ रहा है तो डेप्रिसिएशन को भी बढ़ा दो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपीई क्रेडिट। अब ये है जी 44 डिवाइडेड बाय 4 आ गया 11, ठीक है। यही काम था बस करने वाला, सवाल तो हो गया खत्म। अब क्या डेप्रीसिएशन इस साल में, अल्लाह के बंदे 13 में तो नहीं होनी ना, 13 में तो सिर्फ एसेट 55 का आया था, वो डेप्सिट हो गया। ये तो 14 में एसेट बनने थे, तो 13 में तो डेप्सिट नहीं ना होंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा सुनो, वो 4 में तुम परेशान हुए, वरना इतनी बात परेशान, ये 4 ने तुम्हें परेशान किया, सिर्फ सब इसका कसूर है, ये बंदा ही सही नहीं है, बहुत सही है। अच्छा ले जी, अब आप बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। सवाल से गलत प्रॉफिट, सवाल में गिवन है गलत प्रॉफिट उठाएंगे,
13 तो बनाएंगे नहीं, 14 और 15 का प्रॉफिट लॉस मान रहा होगा, तो 14 के प्रॉफिट में एक्सपेंस 39 से कम होगा, जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम, एक्सपेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट कम, कर लोगे ना, इनकम स्टेटमेंट ऐसे बना लोगे। फिर चेंज इन इक्विटी बनाओगे तो ओपनिंग एक बार आएगा, 2 बार आएगा, क्योंकि हम 15 में खड़े हैं, 15 और 14 की चेंजेस इन इक्विटी बनानी है और 13 की गलती है तो ओपनिंग, ठीक है। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे 3 साल की, ठीक है। ये तो थी सवाल की रिक्वायरमेंट जो आईके अपने अपनी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर फिर हमने एक्स्ट्रा टॉपिंग की, चेंज इन पॉलिसी का नोट बनाओगे और करंट ईयर को भी प्रेजेंट करोगे। अब आप जब नोट बनाओगे, अच्छा नोट बनेगा इसका, ठीक है, नोट बनाओगे तो नोट में पहले आप लिखोगे एक्सपेंस का नाम कुछ दे देना ना, कंजम्पशन एक्सपेंस, स्टोर कंज्यूम्ड एक्सपेंस, स्टोर कंज्यूम्ड लिख लेना, जो भी लिख लेना, पर वो 39 का, 55 का, 44 का ये इंपैक्ट दिखाना है, ठीक है। तो ये अलग है, इसको डेप्शन का मिक्स ना कर देना, ठीक है। तो 2013 में कंजम्पशन, स्टोर कंजम्पशन एक्सपेंस क्रेडिट हुआ यानी कम हुआ, ये दिखाओगे। फिर आगे कहोगे डेप्शन एक्सपेंस 11 से डेबिट मतलब बढ़ा, ये दिखाओगे, और फरमाइशी प्रोग्राम प्रॉफिट, ठीक है। 14 में आओगे एक्सपेंस 39 से कम दिखाओगे और डेप्रीसिएशन 13 जमा 11 से बढ़ती हुई दिखाओगे और फरमाइशी प्रोग्राम प्रॉफिट एंड सो ऑन, ठीक है। 15 में भी ऐसे ही करोगे। बैलेंस शीट के अंदर आपने, अच्छा बैलेंस शीट के अंदर आपने पीपीई को तो पकड़ना है, पीपीई गलत, पीपीई ये वाला गलत गलत गलत। 13 में खड़ोगे सिर्फ 13 यानी एक ही हिट लगेगी इसको, 55 वाली और 11 वाली, ठीक है। उसके बाद जब 14 में आओगे तो 55 और 11 पहले लिखकर फिर दूसरी साल वाली उसकी हिट लगाना एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट स्टोर्स एंड स्पेयर्स एज इट इज आएंगे। स्टोर्स एंड स्पेयर्स प्रूव करने के लिए तो ये लेडजर बनाया आपके सामने कि पहले सारा एक्सपेंस बन रहा था, मैंने अज्यूम डाटा किया ना, क्लोजिंग 70 पर है, ये उन्होंने सवाल में बताया, सारा एक्सपेंस में जा रहा था, हमने कहा नहीं कुछ एसेट बनाओ बाकी एक्सपेंस, क्लोजिंग पे तो कोई असर नहीं है, वो तो दोनों ही इस अकाउंट को क्रेडिट करके रेलेवेंट अकाउंट्स को डेबिट कर रहे हैं, क्लोजिंग स्पेयर्स तो अभी भी वही है जो 70 थे वही 70 पड़े हैं, इसलिए स्टोर्स एंड स्पेयर्स एज इट इज उठा के सवाल में से आपने लिखने हैं, ओके। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, वो तो हम यहां से 101 को उठाएंगे और चेन इक्विटी बना लेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स बना लेंगे, यहां वाली नहीं उठाते, बैलेंस शीट में फिर चेन इक्विटी वाली उठाकर ले जाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा हाँ, नोट की बात हो रही थी, सॉरी। तो नोट के अंदर बैलेंस शीट में रिटेन्ड अर्निंग्स फरमाइशी प्रोग्राम आ जाएगा, इंशाल्लाह बना लोगे। जर्नल एंट्री, सुभान अल्लाह, ये तो आपके लिए लेफ्ट हैंड का गेम है, आप कंबाइन करोगे 13 और 14 को, इसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को उठा लोगे, इनकम्स और एक्सपेंसेस को इग्नोर करोगे, बैलेंसिंग फिगर रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। जबकि 15 का साल तो कॉपी पेस्ट एज इट इज, ठीक है, सही है। तो ये सोल्यूशन में आपको दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, ये इंशाल्लाह फिर मैं मंडे को आके बनाऊंगा तो आप चेक कर लेंगे, डन। ये होमवर्क नंबर 1 हो गया। चलें जी, आप पास पेपर नंबर, पिक्चर लेनी, पिक्टूरे कहाँ गई, अभी भी नहीं आई, ऊपर वाले लेजर की जरूरत है वो समझाने के लिए था, सिर्फ ये एंट्रीज की तस्वीर होनी चाहिए ऐसे, वो सिर्फ ये समझाने के लिए था कि क्लोजिंग ने चेंज नहीं होना। जल्दी करो जल्दी करो, फखर फखर फखर, बंदा बन जा। मोबाइल दिखाते हो मुझे? आप भी दिखा नहीं जी, सही है बच्चों, भाई ये मान गई तस्वीर। चलें जी, अब इस सवाल को कंप्लीट करना है। क्वेश्चन बैंक 1, 2, 3 मैं खुद करा चुका हूं, क्वेश्चन बैंक 6 भी मैं खुद शुरू करवा चुका हूं, कंप्लीट तब करूंगा जब आप रिक्वायरमेंट पूरी कराएंगे, ठीक है। मैं तो 10-15 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल में, ठीक है, ये कर लेंगे हम इंशाल्लाह, सबसे पहले मंडे को ये कर लेंगे। उसके बाद पास पेपर 3 और 4 आपके होमवर्क में था, आपने कर लिया। डैफोडिल वाला सवाल ज्यादा सिंपल है कंपैरिजन विद 4। डैफोडिल वाले सवाल में तो सिर्फ एक गलती है, बाकी तो सारा वही स्टेटमेंट इक्विटी का टॉपिक है। गलती ये हुई थी कि 3-4 साल पहले एक एसेट गलत डेट से कैपिटलाइज कर लिया और डेप्रिसिएट करना शुरू किया। अब मसला ये था कि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो सिर्फ उसी साल में डेप्रिसिएट का इंपैक्ट आता, पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मुसीबत था, तो एक बार जो डेप्रिसिएट पहले साल की गलत हुई तो फिर हर साल की गलत हुई क्योंकि बुक वैल्यू गलत हो गई थी, तो सिर्फ वही इंपैक्ट डालना था, 2 साल का अपने साल में नजर आ जाना था और उससे पहले जितने भी साल थे वो ओपनिंग में। ये इट वॉज क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन, इसको डिस्कस करने की बजाय मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा। फखर लिमिटेड क्वेश्चन 4 की रिक्वायरमेंट भी चेंजेस इन इक्विटी ही है, 19 की है, 18 और 19 की बनाएंगे, ठीक है, इसीलिए चेंजेस इन इक्विटी ये सवाल मैंने करवाना है जरूर पूरा, क्योंकि कुछ सवाल ही है ना जिनमें सिर्फ चेंज इन इक्विटी पूरी की पूरी आ रही है, टॉपिक जो पढ़ के आए थे। अब आप गौर करो तो इसमें क्या है, इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम गिवन है,
इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है और ओसीआई होती है, ठीक है, और सही है। उसके बाद उसने कहा ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन ऑफ रिलेटेड एसेट, मतलब जब बिकता है सिर्फ तब ट्रांसफर होता है। मे बी लैंड होगा, फिर हमें इससे क्या कि रिवैल्यूएशन किस पे आई है। वो कह रहा है कि ट्रांसफर की एंट्री हर साल नहीं आती इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, बल्कि ट्रांसफर सिर्फ कब होता है, जब एसेट डी रिकग्नाइज होता है, डिस्पोज होता है, बिकता है। तो फिर यही अज्यूम करेंगे कि ये जो रिवैल्यूएशन सरप्लस आया पड़ा है ये फिर लैंड का ही होगा, क्योंकि वही है ना जो ट्रांसफर नहीं होता साथ साथ, तो सही है। वरना डेप्रिशिएबल एसेट हो तो ये हो नहीं सकता कि रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो ट्रांसफर ना हो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट से, ठीक है ना। तो फिर हमें इससे क्या, उन्हें क्या दिया, नहीं है तो नहीं है, बट ट्रांसफर नहीं, ओके। अच्छा, ये सवाल में उसने 19 में खड़ा किया हमें और 18 और 17 अवेलेबल कर दिए, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल और रिजर्व्स यकम जनवरी के अंदर ध्यान से देखो, यकम जनवरी 18, यकम जनवरी 17, हम खड़े हैं 19 में। 19 और 18 की चेंज इन इक्विटी बनानी है, 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग या यकम जनवरी 18 का ओपनिंग चाहिए होता है। तो बड़े ध्यान से देखना था, 348 स्टार्टिंग पॉइंट है सवाल का। अन्यवाही सिर्फ ऐसे नहीं करना कि 19 में खड़े हैं तो दो पीछे वाले 19 और 18 को छोड़ दो और 17 की रिटेन अर्निंग उठानी है। ऊपर भी तो देखो यकम जनवरी लिखा हुआ है, 31 दिसंबर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये बनेगा सवाल में, ठीक है। लेकिन पूरी चेंज इन इक्विटी आज बन रही है, एक्सट्रैक्ट नहीं है, शेयर कैपिटल भी है, सरप्लस भी है, रिटेन अर्निंग्स भी है, आप ओपनिंग बना लोगे, ठीक है। उसके बाद डिक्लेयर किया है फाइनल डिविडेंड, फिर कोई राइट इशू हुआ है, फिर कोई इंटरिम बोनस है, आपके लेफ्ट हैंड से ये सारे काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने मतलब की एडजस्टमेंट पे। मैंने ये सवाल भी पूरा, मैंने आते ही मंडे को ये दोनों सवाल मुकम्मल करने हैं। पहला अल्लाह ने चाहा तो आसिफ इंजीनियरिंग और दूसरा फखर। उसके बाद फिर देखूंगा कि पास पेपर 1 और 2 मैंने इकट्ठे करवाने हैं, तो ये दोनों क्विकली सवाल क्विकली करने, क्योंकि ये सिर्फ नोटिंग करनी होगी, मैंने बोल दी डिस्कशन तो हो गई, सिर्फ आपके सामने एक बार सवाल हो जाए। उसके बाद फिर मैंने पास पेपर 1 और 2 ये इकट्ठे करवाने हैं। ये इकट्ठे इसलिए करवाने हैं कि इन दोनों में एक इनकंसिस्टेंसी है, अगर इकट्ठा ना समझाया जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप प्रेप लीव में बैठे हुए कि एक ही सवाल में दो तरह के काम क्यों हो रहे हैं, काम एडजस्टमेंट तो एक जैसी थी। तो इसलिए वो इकट्ठे मैं करवाता होता हूँ सवाल, या कल एक करवा के परसों दूसरा करवाऊंगा, लेकिन ऐसी सूरत में टाइम कम हुआ तो फिर जो एक करवाऊंगा वो यहाँ पे ही नोट करूंगा अपने रजिस्टर पे, ताकि फिर अगले दिन दूसरा भी वही करके कंपैरिजन कर सके, ठीक है ना। तो खैर फॉलोइंग मैटर्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों ये FAR 1 में जब एंड पे, ये 3 अटेम्प्ट पहले तक FAR 2 के अंदर था ये टॉपिक, तो FAR 1 में 3 अटेम्प्ट पहले ही आया है, तकरीबन 3 अटेम्प्ट पहले वाले में। उससे पहले FAR 2 में था, वहां पे डेफर्ड टैक्स भी इसमें आता था, और जरा अच्छा टफ टॉपिक है ये वहां पे। यहाँ पे ज्यादा आसान हो गया क्योंकि आपके टैक्सेशन को हमने यहाँ पे देखना नहीं था, डेफर्ड टैक्स को IAS 12 यहाँ नहीं ना पढ़ते। लेकिन ये ओरिजिनल सवाल अगर आप इस अटेम्प्ट FAR 2 को ओपन करके देखेंगे तो उसमें एक और एडजस्टमेंट भी थी, ये नंबर 2, उसमें लीज IFRS 16 वो भी आगे पढ़ते हैं ना, वो लीज की कोई गलती थी, ठीक है। तो वो मैंने यहां से निकाल दिया था क्योंकि वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, तो आपके लिए रेलेवेंट सिर्फ इतना सही सवाल है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है वो, फॉलोइंग मैटर है, ये मैटर्स नहीं है ना, वो असल में वही सवाल में से मैंने एडजस्टमेंट उठाई है, ठीक है ना। फॉलोइंग मैटर नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फखर to provide more relevant and reliable information about investment property. It has been decided to change the measurement basis of investment property from cost model to share. हाँ जी, वॉलंटरी या स्टैंडर्ड की चेंज, वॉलंटरी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया, और डिसाइड करने की वजह भी वही है जिसकी इजाजत है, जो लॉजिकल बात भी है कि ज्यादा रेलेवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन यूजर को देने के लिए हमने सोचा कि फेयर वैल्यू मॉडल पे चले जाएं। दरअसल IAS 40 कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल का ऑप्शन देता है। इन्होंने पहले दिन कॉस्ट मॉडल सेलेक्ट कर लिया होगा जब ये खरीदी थी 2-4 साल पहले प्रॉपर्टी, अब कॉस्ट मॉडल पर चल रहे थे, ये अब अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने के बाद कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी। इन्होंने सोचा यार फेयर वैल्यू पे प्रॉपर्टी नजर आनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ज्यादा बेहतर है कि इसको, ऑप्शन तो है स्टैंडर्ड ने दिया होगा लेकिन ज्यादा बेटर इंफॉर्मेशन फेयर वैल्यू मॉडल देगा। तो चलो जी हम फेयर वैल्यू मॉडल पर जाते हैं। स्टैंडर्ड ने कहा आधे दिन कटा, अगर पॉलिसी चेंज तुमने वॉलंटरी की है तो जहां तक मुमकिन है वापस जाना, अल्लाह करे डाटा वहां से गिवन हो जहां से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी, और ये 50 साल पुरानी बात भी होगी तो 50 साल वापस जाओ, लेकिन ऐसा नहीं था, ये 4 साल पीछे लेकर गया हमें, ठीक है। तो द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ FL इज अ बिल्डिंग परचेज ऑन यकम जनवरी 16, हम खड़े हैं 19 में, तो 16, 17, 18, 19 4 साल, ठीक है। कितने गया, द ओनली इन्वेस्टमेंट is a building purchase on Yekam January 16 at a cost of 150, 60% of cost represent building component, ठीक है जी, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 20 साल और उसकी रेजिडुअल वैल्यू है 10, यानी 150 में से 60 मिलियन लैंड पोर्शन है और 90 मिलियन बिल्डिंग पोर्शन है।
यानी उन्होंने जो 16, 17, 18, 19 में डेप्रीसिएशन चार्ज की होगी, ये डेप्रीसिएशन 150 मिलियन पे की होगी। नहीं सॉरी, 60 मिलियन पे की होगी। अगेन सॉरी, जागो, डेप्रीसिएशन 90 पे होगी बिल्डिंग पोर्शन पे। ये पहली बार ही आपने मुझे बता देना था, मैं 2 बार गलती की, ठीक है। तो 16 से उन्होंने कॉस्ट मॉडल यूज किया। भाई फर्क याद है, कॉस्ट मॉडल में हम डेप्रीशिएट करते थे, कॉस्ट पे रखते थे एसिड को, बिल्कुल आगे 16 जैसा, जबकि फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रीशिएट नहीं करते, फेयर वैल्यू पर लाते हैं, गेन लॉस रिकॉर्ड पर, ठीक है। तो इन्होंने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, तो इन्होंने 16, 17, 18, 19 में इसको डेप्रीशिएट किया। यकम जनवरी को खरीदा था ना, 31 दिसंबर ईयर एंड, तो पूरा साल 16 का भी, 17 का भी, 18 का भी, 19 का भी, किसको डेप्रीशिएट किया? 150 को, 60 को नहीं, बिल्डिंग पोर्शन 90 को। लेकिन 20 साल पे डेप्रीशिएट करने से पहले देखो रेजिडुअल वैल्यू भी 10 मिलियन है, ठीक है। तो 10 मिलियन रेजिडुअल वैल्यू भी है। इसका मतलब हर साल इन्होंने डेप्रीशिएशन चार्ज की होगी 90 माइनस 10/20, कितना आता है? 4, यानी 4 रुपीज की 4 फिर आ गया, 4 रुपीज की डेप्रीसिएशन 16, 17, 18, 19 में ये चार्ज कर चुके हैं। यानी ये 16, 17, 18, 19 में क्या एंट्री करते आए? डेप्रीसिएशन डेबिट, पीपी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, डेप्रीसिएशन डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, डेप्रीसिएशन डेबिट। यानी कि मैं अब कहना चाह रहा हूं न्यू पॉलिसी के तहत कोई डेप्रीसिएशन ना हो, लेकिन ओल्ड पॉलिसी के तहत क्या एंट्री होती आई है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, पीपीई क्रेडिट, ठीक है। तो अब हम अगर रेक्टिफाई करना चाहें, ये जो हुआ पड़ा है इसको रिवर्स करना चाहें, तो क्या एंट्री करनी है? उन्होंने कॉस्ट मॉडल पे रखा था, बोलो ओ बोलो फूटो, उन्होंने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ था, तो वो डेप्रीशिएट करते रहे होंगे। हम अगर मॉडल बदल रहे हैं और फेयर वैल्यू पे जा रहे हैं, तो IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल कहता है डू नॉट डेप्रीशिएट। अब अगर डेप्रीशिएट होता आया है तो उसको क्या करना है? रिवर्स। तो डेप्रीशिएट के रिवर्सल की एंट्री पीपीई डेबिट। तो 2016, 2017, 2018, 2019, सुभान अल्लाह, इतने सारे साल्स हैं। अब ये रिवर्सल करो भाई, रिवर्सल, पीपीई डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, पीपीई डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। इतना आसान सवाल आई कि अपने बना दिया था, पीपीई डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। क्योंकि आप देखोगे, एक तो ये सेम था, मैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डालता अगर मैं होता, ताकि हर साल डेप्रीसिएशन अलग हो। फिर उसके बाद मैं इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी में कभी गेन, कभी लॉस, कभी गेन लाता। उन्होंने ऐसी एडजस्टमेंट दी कि सिर्फ गेन आ रहा था हर साल, तो एक ही जैसी एंट्री हो जाती है ना, चस नहीं आती। पीपीई डेबिट टेस्ट है ना, पीपीई डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। हाँ भाई, कितने से? हर साल उन्होंने 4 4 4 4 4 4 4 4 4 था, सॉरी, ओ नो, 4 4 4 4 सार, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब हम चले गए हैं फेयर वैल्यू मॉडल पे। फेयर वैल्यू मॉडल कहता है कि डू नॉट डेप्रीशिएट। अच्छा, याद है फेयर वैल्यू मॉडल पे हम लेजर बनाते थे। मेरा सवाल है आपसे, जब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी थी, कॉस्ट मॉडल पे जब रखा था इसको, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब खरीदी थी और कॉस्ट मॉडल पे रखा था, तो क्या एंट्री पास की थी जब खरीदी थी? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। बोलो कितने से? 150 था, 150। मुझे बताओ, क्या इस एंट्री में भी कोई मसला है? जी नहीं। फेयर वैल्यू मॉडल भी हो तो पहली एंट्री यही हुआ करती है, यस, यानी कि इसमें हमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं पीपीई तो मैं गलत लिख गया ना, मैं इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कर देता हूं, मैं माजरत चाहता हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉप, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी जी, ठीक है, सॉरी, वो मैं पीपी वही रूटीन में चला गया जी। अच्छा जी, तो ये एंट्री में कोई एतराज नहीं है भाई, हमें ये एंट्री में कोई एतराज नहीं है हमें, सही है। अच्छा, अब मसला क्या है? मसला ये है कि यकम जनवरी 16 पर हमने ये 150 की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद ली है, ठीक है। अब सवाल ने ये कहा कि अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है ना, तो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज इंक्रीज बाय 6% इन ईच ईयर सिंस एक्विजिशन। तो इसका मतलब 150 में ऐड करोगे 6% ऑफ 150, या 150 को 106% कर लो या 1.06 कर लो, एक ही बात है, सारी बातों का एक ही मतलब है। बोलो 159। अब ये क्लोजिंग बनेगा यकम जनवरी 17 पर, ओपनिंग गेन लॉस निकाल लेते हैं एंड पे। तो 31 जैसे सिखाया था ना वैसे ही करना है, लेजर कहा था बनाओ तो लेजर बनाना है। अब 159 को पकड़ोगे और फिर 6% बढ़ाओगे, बोलो 169 कर लें, एल लें, फिर 118,
जल्दी करो, सर ने आने ही अभी आ ही ना जाए सर। यार ये साकिब सर को जरा किसी बात में लगाओ ना जरा जी, नहीं तो बड़ी मार पैनी है। 31 दिसंबर 18, नहीं बताना नहीं उनको, बस चेक करना सर निकले ना, वैसे ही सर को कहना बस खत्म होगी समझे क्लास। इंटू 1.06 179, काम हमारा हो गया। एक तो इन्होंने आज मुझे ना आपकी क्लास में डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा किया, सारा कसूर आमिर भाई का। एड्डे आमिर भाई अमेरिका 179 जो करा रहे हैं, आमिर भाई करा रहे हैं 189 190। चलो जी इधर देखो भाई, इधर देखो प्लीज प्लीज। पहले साल 9 का गेन, दूसरे साल 10 का गेन, तीसरे साल 10 का गेन। अब इतना आसान काम 11 का गेन, सब में ही फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू गेन। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे तो नहीं ना मजा आता, यानी चारों साल में एंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट गेन क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 9 से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट। लेकिन आपको बता दिया है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये तो आईकैप का सवाल था, टेस्ट में क्या हो सकता है। एक तो रिड्यूसिंग बैलेंस डाल सकता है, वो डिफरेंट फिगर हो जाए, दूसरा यहां फेयर वैल्यूज अलग अलग दे रहे, कभी गेन कभी लॉस आ सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, मैंने कहा किताबें बंद करो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन। अच्छा अब बैलेंस शीट तो मांगी नहीं हुई इस सवाल में, सिर्फ इस स्टेटमेंट देनी गुटी के अंदर प्रॉफिट पे इंपैक्ट शो करना है। तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट ये देखो, ये एक्सपेंस कम हो रहा है, ये इनकम बढ़ रही है, दोनों ने प्रॉफिट को बढ़ाना है। एक्सपेंस कम हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, दोनों ने प्रॉफिट को बढ़ाना है। चेक कर लो जी कौन सा अनरियलाइज, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का गेन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था मेरे दोस्त, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था, कभी भी इसको अनरियलाइज नहीं कहा था हमने। याद करें आप, जाके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिवाइज करें आप। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर जो गेन आता था लिखा था डू नॉट एक्सेप्ट टेक इट टू प्रॉफिट, टेक इट टू फेयर वैल्यू एंड एनी गेन लॉस शैल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। इमीडिएटली कलाउजी भाई ने कहा, हमने लिखा था जी। डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हुआ, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इनकम क्रेडिट मतलब बढ़ी, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये चारों साल में सेम इंपैक्ट था, बस 19 और 18 के प्रॉफिट की चेंज को 19 और 18 के गलत प्रॉफिट में लिखोगे और 17 और 16 को ओपनिंग में एक लाइन ऐड करके लिखोगे। बाकी सारा वही पुराना स्टेटमेंट यानी गुटी का टॉपिक है आपका, ठीक है जी। ये दोबारा होमवर्क नहीं है, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे, बाकी मैं कल करवाऊंगा, यानी कि मैं 5-7 मिनट में चेनी गुटी जल्दी से बना दूंगा, काम तो हो गया, ठीक है जी। होमवर्क आपका सामने लिखा हुआ है, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।